नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। हमने श्रृंखला चालू की थी उपन्यासों की। तो उपन्यासों में हमने एक उपन्यास को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, वो है देवरानी जेठानी की कहानी। उसकी क्लास का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास का टॉपिक है आपका उपन्यास में कौन है, गोदान। आज हम गोदान का अध्ययन करेंगे, संपूर्ण नोट्स के साथ करेंगे, जो आपकी नेट जेआरएफ, यूपीटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि 1936 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अब अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर सब पहली बार आए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की सभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसका आप क्लास का लाभ उठा सकेंगे। आने वाली क्लास में मैं आपको ये अभी चल रही श्रृंखला आपकी उपन्यास की, फिर आगे चलाएंगे हम निबंध की, नाटक की आपकी श्रृंखला चल गई है। कहानियों में हमने कफन कहानी को भी देख लिया है, उसकी भी मैं आपको क्लास डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये वहाँ से देख सकते हैं उसे। तो आइए देखते हैं गोदान उपन्यास की शुरुआत करते हैं। गोदान 1936 में लिखा गया उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मुंशी प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936 तक। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में जन्म होता है और 1936 में इनका निधन हो जाता है। ये अब हम शुरुआत करते हैं गोदान उपन्यास की। देखिए, गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद, पहले देखेंगे हम प्रेमचंद का सामान्य परिचय, उसके साथ उन थोड़ा बहुत उनके उपन्यासों का परिचय देखेंगे और उनके उपन्यासों के परिचय के साथ साथ फिर देखेंगे हम अपने गोदान उपन्यास का अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 ईस्वी में और उनका निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रम उपन्यासकारों का जो क्रम, जो रचयिता हैं उनका क्रम लगाने के लिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में और निधन हुआ था 1936 ईस्वी में, ये याद रखना। अब देखते हैं हम, ये देखिए थोड़ा सामान्य परिचय देखेंगे। देखिए, प्रेमचंद है, उनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लमही, वाराणसी में। वाराणसी, काशी एक जगह है यही। और देखिए, निधन हुआ था 1936 ईस्वी में और मृत्यु हो गई इनकी। अब देखिए, माता का नाम था आनंदी देवी, माता थी आनंदी देवी, पिताजी थे अजायब राय। और मुंशी प्रेमचंद के का जो मूल नाम है बोले तो बचपन का नाम वो था उनका धनपत राय। और उर्दू में प्रेमचंद जी उर्दू में नवाब राय से के नाम से लिखा करते थे। किसके? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे उर्दू में। और जो साहित्यिक नाम है उनका, जो हम पढ़ते हैं आज के समय, क्या है? मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद जो नाम है ये मिला था उन्हें पंडित दया नारायण निगम, इनके द्वारा मुंशी प्रेमचंद जो थे धनपत राय, उनको मुंशी प्रेमचंद की नाम की उपाधि मिली, जो कि उनके साहित्यिक नाम में जो हमें देखते हैं उन्हें देखें तो उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के रूप में हम पढ़ते भी हैं। तो देखिए, अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। और अब देखिए, हम देखते हैं उनके प्रेमचंद के उपनाम। प्रेमचंद के उपनामों की बात करें तो इनको देखो कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पता रहना चाहिए, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को शरत चंद्र ने कहा था। ये बंगाल के एक रचनाकार हैं, उन्होंने शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी। और अब देखिए, इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत का चुशूल भी बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद को। भारत का मैक्सिकम भारत का मैक्सिम गोर्की प्रेमचंद को ये इस नाम से भी जाना जाता है। भारत का मैक्सिम गोर्की के नाम से भी मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। और देखिए, अब देखें, कलम का जादूगर, कलम का मजदूर, कलम का जादूगर और कलम का सिपाही, इन तीन नामों से भी मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। किन नामों से? कलम का मजदूर। देखिए, कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल हैं, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर क्या लिखी है? जीवनी लिखी है उनकी। किस नाम से लिखी है? कलम का मजदूर मदन गोपाल गोपाल हैं, इन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद के ऊपर। और देखिए, अब आते हैं अमृत राय। अमृत राय हैं, ये प्रेमचंद के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक जीवनी लिखी, वो लिखी कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नाम से अमृत राय ने अपने पिताजी अर्थात मुंशी प्रेमचंद पर क्या लिखी? जीवनी लिखी। किस नाम से? कलम का सिपाही नाम से। अब देखिए, प्रेमचंद, अब प्रेमचंद घर में इस नाम से जीवनी लिखती हैं कौन? शिवरानी देवी। शिवरानी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है। इन्होंने प्रेमचंद घर में उनकी याद में, जब उनका निधन हो जाता है 1944 ईस्वी में, ये प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ये एक जीवनी लिखती हैं मुंशी प्रेमचंद को आधार बना के। ये देखिए, ये हुई उनके उपनामों से संबंधित। अब देखते हैं हम उर्दू में रचित उनके मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, उनकी बात करते हैं उर्दू में रचित। देखिए, पहला आता है असरारे माविद, जिसे क्या बोलते हैं? हम हिंदी बोलते हैं देव स्थान रहस्य। असरारे माविद, जिसे हिंदी में बोलते हैं देव स्थान का रहस्य, जो कि इसका प्रकाशन 1903 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। ये प्रेमचंद के उपन्यास चल रहे हैं जो कि उर्दू में रचित हैं, उनको देख रहे हैं। अब देखिए आगे, अगला जो उपन्यास में देखें, इसमें मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों पर होने वाले अनाचारों का चित्रण है। क्या? इसमें असरारे महाविद में, जो असरारे महाविद है जिसे बोलते हैं देव स्थान का रहस्य, इसमें है मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों पर होने वाले अनाचारों का चित्रण। ठीक, अगला जो उपन्यास है इनका, कृष्णा। कृष्णा उपन्यास है 1907 ईस्वी में आता है। ये सामाजिक समस्याओं का
चित्रण है इसमें। क्या है? किशना ये उपन्यास है, 1907 में आता है, ये उर्दू में रचित उपन्यास है। इसमें क्या है? सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। एक और अगला उपन्यास है उर्दू में रचित इनका, रूठी रानी। रूठी रानी ये है 1907 ईस्वी में, ये भी ये पारिवारिक समस्याओं का चित्रण है इसमें। इसमें देखिए पारिवारिक समस्याओं का चित्रण है, और कृष्णा है इसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, ये पता रहना चाहिए। और रूठी रानी में किसका है? पारिवारिक समस्याओं का चित्रण। ये कृष्णा और रूठी रानी ये दोनों ही 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुए, ये पता रहना चाहिए। उर्दू में रचित प्रेमचंद के ये दोनों उपन्यास हैं। अब देखते हैं हम उर्दू से हिंदी में रूपांतरित उपन्यास। जो मुंशी प्रेमचंद के उर्दू से हिंदी में रूपांतरित उपन्यास हैं उनको देखिए। पहला एक मिलता है हमें देखने को, बाजार ए हुस्न। क्या मिलता है? बाजार ए हुस्न। ये है जिसे बोलते हैं हम ये है आपका सेवा सदन, जिसका समय है 1918 ईस्वी। जो बाजार ए हुस्न है 1918 ईस्वी में किस नाम से आता है? सेवा सदन के नाम से आता है। उर्दू से हिंदी में क्या होता है? ये रूपांतरित होता है किस नाम से? बाजार ए हुस्न का रूपांतरित होता है सेवा सदन। कब? 1918 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या कथा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए, पता रहना चाहिए कि सेवा सदन में क्या चीज़ है। देखिए सेवा सदन है, इसमें विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद पत्नी का स्थान आदि का चित्रण इसमें दिया गया है। सेवा सदन है, सेवा सदन इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, अनमोल विवाह, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद पत्नी का स्थान आदि का चित्रण किया गया है। तो देखिए प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। क्या कहा है प्रेमचंद ने? प्रेमचंद ने सेवा सदन को अर्थात बाजार ए हुस्न को हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है। नोवेल बोले तो उपन्यास, ठीक। ये प्रेमचंद की बात हुई। अब देखते हैं इस उपन्यास में कुछ मुख्य पात्र हैं सेवा सदन के। पात्रों की बात करें, इसमें सुमन एक नायिका है, ये पात्र आती है। गजानंद, गजानंद ये भी है, ये सुमन का पति है। और एक अगला आता है सदन। सदन है शांता है, और अहीर है, अहीर चैतू पूरा नाम है इसका। थोड़ा एक इसकी मूल बिंदु बात देखिए इसमें। गजानंद के प्रतिरोध में सुमन एक वेश्या बनती है, पर वह एक पहले एक इंसान है, बाद में एक वेश्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये क्या होता है? इसमें एक पात्र है गजानंद। गजानंद कौन है? उसका पति है सुमन का। तो उसके प्रतिरोध में सुमन है एक वेश्या बनती है, पर वेश्या बनने से पहले वह एक मनुष्य है, इंसान है, बाद में कौन है? वेश्या है। ये इसमें चित्रण किया गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, और प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नोवेल कहा है, ये आपको रखना है। अब देखिए अगला उपन्यास है उर्दू से हिंदी में रूपांतरित, कौन सा है? जलवा ए ईसार। जलवा ए ईसार है, ये वरदान नाम से, किसके? वरदान नाम से 1921 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ये पता रहना चाहिए। कब? जलवा ए ईसार ये उर्दू में है, इसका हिंदी में रूपांतर हुआ वरदान के नाम से। कब? 1921 ईस्वी में। इसमें क्या है? इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। किसकी? प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है किसमें? वरदान उपन्यास में, जिसका समय है 1921 ईस्वी। अब देखिए अगला उपन्यास है गौस ए आफियत। कौन सा है? उपन्यास का नाम है गौस ए आफियत, जिसका हिंदी रूपांतरित हुआ था उर्दू से प्रेमा आश्रम। प्रेमा आश्रम का जो समय है 1922 ईस्वी। 1922 में ये गौस ए आफियत से प्रेमा आश्रम नाम से परिवर्तित हुआ, रूपांतरित हुआ, ये पता रहना चाहिए। गौस ए आफियत का हिंदी रूपांतरित क्या है? प्रेमा आश्रम 1922 ईस्वी। अब इसमें क्या है ये देखिए, यह प्रेमचंद का पहला राजनीतिक उपन्यास है। अब ये आपको पता रहना चाहिए प्रेमचंद का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, आपको विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए इसका, क्योंकि पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद का जो राजनीतिक पहला उपन्यास है वो है आपका प्रेमा आश्रम। कौन सा है? प्रेमा आश्रम है, ये आपको पता रहना चाहिए। और देखिए इसमें मुख्यतया किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है। इसमें क्या किया गया है? किसान आंदोलन का चित्रण किया गया है, ये आपको पता रहना चाहिए। किसका? किसान आंदोलन का, ठीक है। और इसमें देखिए डॉक्टर नामवर सिंह कुछ बताते हैं, उनका संबंध है इसमें, किसमें? प्रेमा आश्रम के संबंध में। कहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है। देखिए नामवर सिंह ने इसे हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास माना है। देखिए डॉक्टर नामवर सिंह हैं, इसे हिंदी का प्रथम प्रगतिवादी उपन्यास मानते हैं। किसको? प्रेमा आश्रम को। कब लिखा गया? 1922 ईस्वी में। कौन? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। इसके मुख्य पात्रों की बात करें, मनोहर, बलराज, और है ज्ञान शंकर, और आपका है सिपह सालार गौस खां, फिर है सुक्खू चौधरी, अगला पात्र है गायत्री, अगला पात्र है फिर डिप्टी ज्वाला सिंह, फिर अगला एक और पात्र है प्रियनाथ चोपड़ा। प्रियनाथ चोपड़ा ये एक डॉक्टर है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये हुए आपके प्रेमा आश्रम के बात। अब देखें हम देखें चौगान ए हस्ती। अगला उपन्यास का नाम है चौगान ए हस्ती। चौगान ए हस्ती जो कि रंगभूमि का हिंदी रूपांतरित में आया है। चौगान ए हस्ती ये उर्दू में रचित है, और इसका हिंदू में रूपांतरित हुआ, हिंदी में वो हुआ रंगभूमि के नाम से 1925 ईस्वी में। इसे आज के समय में आप देखें तो इसे 1925 में है, तो आज इसे 100 वर्ष हो चुके हैं लिखे हुए। 2025 चल रहा है और 1925 इसमें हो गए हैं, तो समझ लीजिए कितना समय हुआ? 100 वर्ष इस उपन्यास को लिखे हुए हो गए हैं। 100 वर्ष किसको?
रंगभूमि उपन्यास को। तो देखिए रंगभूमि उपन्यास में क्या है, इसमें शासक एवं अधिकारी वर्ग के अत्याचारों का चित्रण किया गया है। इसमें एक सूरदास है, वो एक अंधा व्यक्ति है, उसको आधार बना के मुंशी प्रेमचंद ने उसे नायक घोषित करते हुए इसे लिखा है। याद रहना चाहिए रंगभूमि का नायक सूरदास है ये, ठीक है। आगे देखिए इसका नायक अंधा व्यक्ति कौन है, सूरदास है, जो पूंजीपति वर्ग के शोषण का विरोध करता है तथा क्लार्क गोली, कौन, क्लार्क गोली से मारा जाता है, क्लार्क की गोली से मारा जाता है, ये पता रहना चाहिए। इसका नायक कौन है, अंधा व्यक्ति जो है सूरदास, जो कि पूंजीपति वर्ग है उनका वो शोषण के विरोध में अपना आवाज़ उठाता है, और वहीं क्लार्क की गोली से ये मारा जाता है। ये इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इसमें इसमें और क्या है, रंगभूमि में इसमें गौण रूप से विनय सोफिया की प्रेम कथा का भी चित्रण है। किसमें, गौण रूप में देखें इसमें विनय और सोफिया की प्रेम कथा का भी चित्रण मिलता है हमें। अब देखिए इसमें और है, यह उपन्यास गांधीवाद से भी प्रभावित है। ये आपको पता रहना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि, वो किससे भी प्रभावित है, वो है आपका गांधीवाद से भी प्रभावित है, गांधी जी से उनका उनका प्रभाव है इस पर। अब देखिए रंगभूमि के कुछ हम पात्र की बात करते हैं, कौन कौन पात्र हैं इसमें। पहला है सूरदास, जो कि ये अंधा व्यक्ति है और ये इसी का नायक है रंगभूमि उपन्यास का। और है जान सेवक, ये पूंजीपति है। और ये मिस्टर क्लार्क ये जिलाधीश है, जिलाधीश, इसी के द्वारा इसकी ही बंदूक की गोली से सूरदास की मृत्यु होती है, निधन हो जाता है, जो कि अंधा व्यक्ति है इसमें। और भैरव अगला पात्र है विनय, अगला पात्र है सोफिया, अगला पात्र है रानी जाह्नवी, अगली पात्र है प्रभु सेवक, अगला एक और पात्र है इसमें सुभागी, एक और पात्र है अंतिम जो है मिठुआ। ये कुल मिलाकर के 10 पात्र इसमें प्रमुख पात्र हैं, और भी इसके कई पात्र हैं, ये उनको ध्यान में ना रखिए, आपको ये इतने 2 पात्र ही ध्यान रखना है इसमें, 2 से 3। क्या, एक तो इसमें विनय और सोफिया की प्रेम कथा चलती है, और सूरदास इसमें नायक है, और मिस्टर क्लार्क है उसकी बंदूक की गोली से सूरदास मारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम खुरमा हम सवाब। क्या, एक है हम खुरमा हम सवाब, ये क्या हुआ था, इसका जो उर्दू से हिंदी में रूपांतरित हुआ था प्रेमा नाम से, तो ये 2 सखियों का विवाह पहले हुआ था, 2 सखियों का विवाह प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह नाम से 1907 ईस्वी में हुआ था पहले। फिर उसी का प्रेमा का अनुवाद हुआ था जो किए थे प्रेमचंद प्रतिज्ञा नाम से 1929 ईस्वी में। देखिए आप ऐसे समझिए कि आप मुंशी प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था हम खुरमा व हम सवाब, ये लिखा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब। अब देखिए 1907 ईस्वी में इन्होंने प्रेमा अर्थात 2 सखियों का विवाह इस नाम से इसे अनुवाद किया। फिर प्रेमा 2 सखियों का विवाह, इसी को आगे परिवर्धित करते हुए उन्होंने फिर अगला एक और इसी उपन्यास को लिखा था प्रतिज्ञा नाम से, जो कि 1929 ईस्वी में। इस तरह से आपको याद रखना है इसका। और इसमें क्या है, इसमें विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है, ये आपको पता रहना चाहिए। विधवा विवाह की समस्या का चित्रण है इसमें हम खुरमा व हम सवाब अर्थात प्रेमा 1907 में इसी का रूपांतरित है। जो इसका पुनः प्रकाशित होती है ये होता है किस नाम से, प्रतिज्ञा नाम से, ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम देखते हैं कायाकल्प। अब देखिए हिंदी में रचित मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, हिंदी में रचित मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। पहला आता है कायाकल्प। कायाकल्प उपन्यास है 1926 ईस्वी में लिखा जाता है, और ये प्रेमचंद का मूल रूप से प्रथम उपन्यास हिंदी में रचित है। प्रेमचंद का हिंदी में रचित मूल रूप से कौन सा उपन्यास है, वो है कायाकल्प। कब आता है, 1926 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है, 1926 ईस्वी में आता है। और इसकी श्रेणी की बात करें, ये राजनीतिक उपन्यास है, ये पता रहना चाहिए। प्रेमचंद का राजनीतिक उपन्यास कायाकल्प है, और हिंदी में प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास रचित कौन सा है, कायाकल्प 1926 ईस्वी, ये याद रखिए। अब देखिए इसमें कायाकल्प उपन्यास में विशेष रूप से दिया गया है, इसमें ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह नक्षत्र, ढोंगी बाबाओं के चमत्कार, वृद्धों की समस्या आदि इत्यादि सबका चित्रण है इसमें। किसका, ज्योतिष का, पूर्व जन्म का, ग्रह नक्षत्र का, ढोंगी बाबाओं के चमत्कार का, और वृद्धों की समस्याओं इत्यादि सभी का चित्रण इसमें देखने को मिलता है कायाकल्प उपन्यास में। और इसके कुछ देखते हैं, कुछ मुख्य पात्र हैं, जैसे मनोरमा इसकी नायिका है, जो कि इसमें शिकार होती है किसकी, वृद्धों में और कुछ विधवाओं में, इस तरह से इसकी कथा में चलता है। और अगला इस पात्र है इसमें चक्रधर, जो चक्रधर है जी इसका नायक है। और अगली पात्र है इसमें अहिल्या है, ये चक्रधर की पत्नी है। और देवी प्रिया जगदीशपुर की ये विलासिनी रानी है। अगली पात्र है इसमें, अगला पात्र है महेंद्र सिंह, फिर आगे है विक्रम सिंह, आगे है रोहिणी, फिर वसुमती, फिर रामप्रिया। कुल मिलाकर के ऐसे ये पात्र हैं इसमें कायाकल्प उपन्यास में 1926 ईस्वी में आता है। अब देखते हैं हम आगे निर्मला उपन्यास, जो कि प्रेमचंद का आगे ये सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास आता है। कौन सा, निर्मला उपन्यास की बात करते हैं हम इसमें। देखिए 1927 ईस्वी में रचित है निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। अनमेल विवाह के कारण टूटते परिवार का भी इसमें चित्रण किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्या, इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह का चित्रण इसमें मिलता है, ये मुख्य बात है इसकी। क्या, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है इसमें, और जो विवाह के बाद परिवार के टूटने का भी इसमें चित्रण है।
अब देखिए इसके कुछ मुख्य पात्र हैं, वो भी देख लेते हैं हम जल्दी से फर्स्ट डिवीजन में। एक तो निर्मला है, जो खुद नायिका है इस उपन्यास की, निर्मला उपन्यास की। एक है मुंशी तोताराम। आगे अगले उपन्यास में इसके पात्र हैं मनसाराम, जयाराम, सियाराम, डॉक्टर भुवन सिन्हा, सुधा, उदय भानु, कल्याणी, भालचंद्र, रंगीली बाई। ये कुल मिलाकर के निर्मला उपन्यास के कुछ पात्र हैं। अब देखते हैं हम कर्मभूमि। ये मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास, ये भी काफ़ी फेमस उपन्यास है। इसका भी समय पता रहना चाहिए, क्रम में पूछता है। 1933 में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास। ठीक है, इसको देखिए डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार इसका समय है 1932 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है 1933 ईस्वी। जो कि डॉक्टर नगेंद्र ने कर्मभूमि का जो समय माना है 1933, यही क्या है सर्वमान्य है। आपको यही आपको वहाँ पे अगर प्रश्न प्रश्न में आपको पूछने को देखने को मिलता है तो यही आपको टिक करना है। और कर्मभूमि मूल रूप से 1933 ईस्वी में ही लिखा गया। अगर डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार आपसे पूछे तो 1932 आपको लगाना है। वैसे सर्वमान्य है 1933 ईस्वी कर्मभूमि का। और इसमें क्या है, इसमें इस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है। देखिए जो कर्मभूमि उपन्यास है इसमें हरिजन हैं, हरिजनों की समस्याओं का चित्रण किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम गबन। गबन उपन्यास है, ये देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है गबन उपन्यास और सबसे फेमस उपन्यास है। गबन आता है हमारा 1931 ईस्वी में। कब आता है? 1931 ईस्वी में आता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका समय क्या है? 1931 ईस्वी है, जो कि सर्वमान्य है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका समय 1930 ईस्वी माना है। ये आपको उनके अनुसार याद रखना है। वैसे सर्वमान्य इसका गबन का 1931 ईस्वी है। अब देखिए इसकी कुछ बात करते हैं, गबन उपन्यास में क्या है। इस उपन्यास में रमानाथ जो कि एक इसका नायक है, रमानाथ एवं जालपा जो कि नायिका है। देखो रमानाथ नायक है और जालपा ये नायिका है कि प्रेम कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग की आर्थिक विषमताओं का चित्रण हुआ है। क्या हुआ है? देखिए इसमें गबन उपन्यास है, इसमें रमानाथ ये नायक है एवं जालपा ये नायिका है कि प्रेम कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। और इसमें भारतीय नारी की आभूषण लालसा का भी चित्रण किया गया है। प्रेमचंद ने इसमें देखिए भारतीय नारी की आभूषण लालसा का भी चित्रण किया है गबन उपन्यास में। और देखिए इसके मुख्य पात्र की बात करते हैं। प्रमुख अन्य पात्र हैं, कुछ मुख्य पात्र हैं। देखिए इसमें अन्य पात्रों की बात कर लेते हैं पहले। देवी दीन खटीक कौन है? देवी दीन खटीक अगले उपन्यास है इसमें। रामेश्वरी, जग्गो, रतन और है जोहरा। अब इसमें कुछ इसके प्रमुख पात्र हैं गबन उपन्यास के, उनको देखते हैं। ये हैं पहले तो हैं अमरकांत, जो कि इसमें ये हैं आपके कर्मभूमि उपन्यास में, ये हैं अमरकांत। देखिए सुखदा सुखदा, फिर मुन्नी, नैना, शांति कुमार, सरकीन, सलीम, समरकांत, रेणुका, ये कुछ उपन्यास के इसके पात्र हैं। अब आइए बात करते हैं हम मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ये आपको पता रहना चाहिए, पूछ लिया जाता है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? वो है मंगलसूत्र। ये तो हुआ मंगलसूत्र, जिसका समय है 1936 में ही, जब प्रेमचंद इसे लिख रहे थे तब उनका निधन हो जाता है। उसके बाद अब देखिए इसको पुनः उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 ईस्वी में इसे पूरा किया, इसको मंगलसूत्र उपन्यास को। इसमें क्या है? भ्रष्टाचार एवं सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण है इसमें। भ्रष्टाचार एवं सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण। और इसके प्रमुख पात्र हैं मंगलसूत्र के देव कुमार जो कि इसका नायक है। अगली पात्र है वैश्या, फिर अगले पात्र है इसमें संत कुमार, फिर हैं साधु कुमार, फिर आगे पुष्पा, फिर गिरधार जो है गिरधर दास, फिर पंकज। ये कुल मिलाकर के मंगलसूत्र के कुछ पात्र हैं, ये आपको याद रखना है। एक पात्र आप दो याद रखिए इसमें, कौन? एक तो देव कुमार जो कि इसका नायक है मंगलसूत्र का, और संत कुमार, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं मुख्य पात्रों भी। अब आते हैं हम अपने मुख्य जो उपन्यास है, हमें जो जिसका अध्ययन करना है, गोदान। अब देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोदान उपन्यास की। आपको पता है गोदान उपन्यास 1936 में रचित उपन्यास है, जो कि किसान जीवन की समस्या पर आधारित है। देखिए गोदान उपन्यास ये प्रेमचंद द्वारा है, रचित है। ये देखिए इसमें यह 1936 में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। देखिए गोदान उपन्यास को भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, महाउपन्यास भी कहा जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। क्या? गोदान उपन्यास को भारतीय जीवन में भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, कृषक जीवन का। ठीक, अब देखते हैं इसके गोदान उपन्यास के पात्रों की बात करते हैं। पहला आता है होरी। होरी की बात करते हैं। मुख्य जो प्रमुख पात्र हैं उनकी हम विस्तार से बात करेंगे, बाकी जो पात्र हैं उनको फर्स्ट डिवीजन की तरह देखेंगे। देखिए होरी है जो कि ये धनिया इसकी पत्नी है, धनिया का पति है होरी, जो कि इसका नायक है गोदान उपन्यास का। ठीक है, आगे देखिए। भोला से उसकी सगाई, दूसरी विवाह, मतलब कि भोला से दूसरा विवाह कराने के वादा करता है। कौन? होरी है, जो भोला से उसकी दूसरी शादी कराने का वादा कर देता है। इसी बात के संदर्भ में भोला से क्या होता है, भोला उसे 80 रुपये में 80 रुपये की क्या दे देता है? गाय दे देता है। ये आपको याद रखना है, भोला क्या गाय देता है? 80 रुपये की। ठीक है, अब देखिए
भोला का जो होरी का गांव है, बेलारी गांव है, ये अवध प्रांत का निवासी है, ये पता रहना चाहिए। जो होरी है जिसका गांव का नाम है बेलारी, ये अवध प्रांत का निवासी है, ये आपको याद रखना है। होरी का क्या नाम, कहाँ का, बेलारी का है। और गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा उसका स्वप्न है। क्या, गाय की लालसा जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है होरी का, क्योंकि वो चाहता है एक मेरे घर में एक गाय हो, उसका दूध घर में सब मेरे जो बच्चे हैं उनको मिले, और ऐसी ऐसी कुछ स्वप्न उसको रहते हैं कि एक गाय पालने की उसे लालसा रहती है, ऐसा उपन्यास में है। क्या, आगे, होरी के दो भाई हीरा और शोभा हैं। हीरा और शोभा पाल पोस कर बड़ा किया, बाद में क्या अलग हो गया। देखिए, होरी के ये होरी और शोभा और हीरा, ये तीन भाई हैं कुल मिलाकर, और होरी सबसे बड़ा भाई है। और इसमें होरी ने इन दोनों अपने हीरा और शोभा भाई को दोनों को पाला पोसा और बड़ा किया उनको। फिर आगे चल के क्या होता है, अलग हो जाता है, अलग अर्थात ही अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। हीरा अलग हो जाता है, शोभा भी, और होरी भी अलग हो जाता है। धनिया उसकी पत्नी है, ये आपको याद रखना है। और देखिए, होरी क्या है, होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती है। क्या होती है, होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी और फसल थी। आगे देखिए, इसमें फसली फसली बुखार से पीड़ित होता है। कौन सी, अब ये पता रहना चाहिए कौन सी बुखार से पीड़ित रहता है होरी, वो होता है आपका फसली बुखार से पीड़ित रहता है होरी। और 3 बीघे का क्या काश्तकार है, ये पता रहना चाहिए। होरी के पास कितनी बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन है होरी के पास, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम धनिया। धनिया क्या है, इसकी नायिका है गोदान उपन्यास की, और ये होरी की पत्नी है। और धनिया की 6 संतान हैं, 3 जीवित हैं, जो हैं गोबर है, सोना है, रूपा है। गोबर है, ये गोबर, इसका पूरा नाम देखें, गोवर्धन मिलता है हमें। ये सोना और रूपा होरी की, धनिया की कौन है, पुत्री हैं दोनों, ये पता रहना चाहिए। 36 साल, धनिया की 36 साल मिलती है हमें आरंभ में उपन्यास में, ये पता रहना चाहिए। धनिया की जो आयु है वो 36 साल की है। और देखिए, जल्दी ही आक्रोशित होती है और जल्दी ही पिघल भी जाती है, ये धनिया का ऐसा चरित्र है। और सिलिया को अपने घर शरण देती है, सिलिया को भी साथ साथ शरण देती है, और झुनिया को भी शरण देती है। झुनिया कौन है, जो कि भोला की पुत्री है और गोबर की पत्नी है, ये पता रहना चाहिए। झुनिया कौन है, झुनिया भोला की पुत्री है और ये गोबर की पत्नी है। तो ये सिलिया और झुनिया को जो धनिया है वो शरण देती है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखते हैं हम गोबर। गोबर की बात करें, जो गोबर है, गोबर होरी और धनिया का बेटा है। इसकी आयु है 16 वर्ष मिलती है, 16 साल का आरंभ में हमें गोबर की आयु देखने को मिलती है। इसका देखिए कलर सांवला, लंबा, इकहरा युवक है, काम में रुचि नहीं है इसे, मुख पर असंतोष और विद्रोह है, और झुनिया से संबंध बनाता है जिसमें वह गर्भवती हो जाती है और वह बाहर उसे छोड़ के चला जाता है रात्रि के समय। और देखिए, लखनऊ में पहले अपना खुंचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। कौन, मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ पर, ये आपको पता रहना चाहिए। गन्ना मिल में किसके यहाँ नौकरी करता है, मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ। और देखिए, मिल की बात करें, मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल, बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी करता है। बाद में किसके यहाँ, मालती के यहाँ माली की नौकरी करता है। कौन, गोबर। ठीक है, इसकी आयु है 16 वर्ष गोबर की, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, सोना की बात करें, ये गोबर, होरी और ये धनिया है उसकी पुत्री है, बड़ी बेटी है, जिसकी आयु 12 वर्ष की है, 12 साल की है उपन्यास के आरंभ में। और देखिए, ये लज्जशील कुमारी है, कैसी लज्जा से शील है, लज्जा इसे बहुत मतलब कि शर्माती हुई, ऐसी इसमें लड़की है। और सांवली, सुड़ैल, प्रसन्न और चपल है। ठीक है, सांवली है, सुड़ैल है, प्रसन्न है, चपल है और लज्जाशील है ये। अब देखिए, एक धन सोनारी के एक धनी किसान गौरी महतो, किसको, गौरी महतो के लड़के मथुरा से इसका विवाह कर दिया जाता है। किसका, सोना का। ये आपको पता रहना चाहिए, सोना का विवाह किससे होता है, वो होता है मथुरा से होता है, जो कि ये गौरी महतो का ये पुत्र है। ये कहाँ का है, सोनारी का है, और इससे इसका शादी हो जाता है, सांवली किसका, सोना का। किससे, मथुरा से, ये आपको याद रखना है। एक मथुरा स्थान भी है इसमें, एक मथुरा के नाम से एक पात्र आया है, ये ध्यान रखना है। अगली पात्र है रूपा। रूपा है होरी और धनिया की छोटी बेटी है, जिसकी आयु उपन्यास के आरंभ में कितनी आई है, 8 साल की आयु बताई गई है। आगे एक जगह उम्र इसकी 5 से 6 वर्ष भी दी गई है, ये आपको उपन्यास में देखने को मिलता है। और बहुत ही ये ढीठ और रोनी है। क्या है, ये बहुत ही ढीठ है, मतलब कि हर एक बात के लिए जिद करती है, और ये क्या, रोनी, हर एक बात पर रोने भी लग जाती है। और ये देखिए, ये राम सेवक महतो से इसका विवाह होता है, जो कि एक वृद्ध इंसान है। इसमें राम सेवक महतो से रूपा का विवाह होता है। और सोना का विवाह होता है मथुरा है, मथुरा से उसका सोना का विवाह होता है। सोना की आयु 16 वर्ष है, रूपा की आयु 8 वर्ष है। सोना की आयु 12 वर्ष है, 16 वर्ष है जिसकी गोबर की आयु है, और 8 वर्ष आयु है रूपा की, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, झुनिया, ये जो झुनिया है, झुनिया भोला की बेटी है, और ये भोला की बेटी है, ये बाल विधवा है।
और देखिए ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर सके या कर दे। ये ऐसा प्रेम चाहती थी कौन? झुनिया। इसमें 2 बेटे हैं इसके, चुन्नू मर जाता है और मंगल। ये 2 बेटे हैं। कौन? चुन्नू है वो क्या शुरुआत में मर जाता है और अगला पुत्र है मंगल जो अभी जीवित है। अब देखिए दाता दीन, दाता दीन की बात करें, ये दाता दीन है। अगले पात्र गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य हैं और होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे। किससे? दाता दीन से। ये पता रहना चाहिए। देखिए 80 रुपये में तो गाय लेता है किससे? भोला से। और दाता दीन से 30 रुपये उधार लेता है किसके लिए? आलू बोने के लिए होरी। वह इस गांव के नारद थे। कौन थे? ये बेलारी के कौन थे? नारद थे दाता दीन। ये आपको पता रहना चाहिए। जो होरी है, होरी कहाँ का है? बेलारी का है ये, ठीक है। अब देखिए होरी के पास बैल न बेचने सॉरी देखिए होरी के पास बैल न बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध करता है। ये दाता दीन है, जो ये इसे बोलते हैं पंडित दाता दीन। ये क्या कहता है? होरी के पास बैल न बचने के आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुआई का प्रबंध करता है। तो ये आधे मतलब कि आधे आधे हिस्से में, जैसे कि जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा दाता दीन का होगा और आधा हिस्सा होरी का होगा। ऐसा इसमें मतलब कि एक समझौता हो जाता है उपन्यास में होरी और दाता दीन के बीच में। अब आगे आते हैं अगले अगले का नाम है पंडित माता दीन। पंडित माता दीन की बात करें, ये दाता दीन का पुत्र है, ये पता रहना चाहिए। एक अगली बात मिलती है हमें इसमें सिलिया। सिलिया को शरण देती है कौन? धनिया शरण देती है। और सिलिया कौन है? ये चमारिन है, चमारिन से संबंध रखती है। और झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने का प्रयत्न करता है कौन? माता दीन। माता दीन क्या करता है? ये झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने का प्रयत्न करता है। और सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान करा कर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया था, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर बन गया। क्या? जनेऊ और पुरोहित ही छोड़कर पक्का वो खेतीहर बन गया, ऐसा इसमें दिखता है। अंत में सिलिया के साथ रहने लगता है कौन? माता दीन, ठीक है। और ये धनिया को अपने प्रेम प्रसंग में पास में फंसाने का प्रयत्न करता है माता दीन। अब देखते हैं अगला, यह दुलारी साहू आयन। दुलारी साहू आयन है। गांव में मतलब पता नहीं चाहिए, गांव में क्या करती है? नॉन, नमक, तेल, तंबाकू की दुकान है इसकी। नॉन बोले तो नमक, तेल और तंबाकू की इसकी दुकान है। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से कितने? 40 रुपये लेकर भाइयों को दिए थे। बंटवारे के समय होरी ने 40 रुपये लिए थे किससे? दुलारी सवाइन से, जो कि भाइयों को बंटवारे के समय दिए थे। रिश्ते में होरी की भाभी, ये होरी की भाभी लगती है रिश्ते में। होरी कभी कभी दिल लगी भी करता था जिससे धनिया जलती थी, ठीक है। ये हुआ पात्र। अब देखते हैं हम कुछ पात्र और हैं इसमें, गौड़ पात्र की बात कर लेते हैं, जो कि इनको सीधे सीधे देखेंगे। एक है मंगरू साहू, पटेश्वरी लाल, झुंगरी सिंह, पंडित नोखीराम और सिलिया। ये पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ये एक चीज़ और देखिए, इसमें मुख्य चीज़ मिलती है मंगरू साहू। जो मंगरू साहू पात्र है, इसमें से होरी ने बैल के लिए कितने? 60 रुपये उधार लिए थे। और गांव का सबसे धनी आदमी है कौन? मंगरू साहू। मंगरू साहू से होरी ने 60 रुपये लिए थे बैलों के लिए, और ये गांव का सबसे अमीर आदमी है। और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है हमें सिलिया की। जो सिलिया है, पिता हरखू और माँ इसकी कालिया, और पुत्र का नाम है इसका रामू, जो कि निमोनिया से मर जाता है। सिलिया का पुत्र कौन? क्या नाम है? रामू, ठीक है। निमोनिया से मर जाता है। अगला पात्र आता है भोला। भोला की बात करें, भोला है जिससे क्या कहता है? होरी 80 रुपये में गाय लेता है। होरी के गाँव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला। क्या? होरी के गाँव से मिले पूर्वे का ग्वाला। और ये देखिए ये सेमरी का रहने वाला है। और बेलारी का रहने वाला कौन है? ये बेलारी का रहने वाला है आपका होरी। और ये भोला है, दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। और इसकी पहली स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। और देखिए इसकी 3 संतानें होती हैं। एक जो कामता है वो बड़ा लड़का है, और जंगी है जो छोटा लड़का है, और झुनिया है इसकी पुत्री है। ये पता रहना चाहिए। झुनिया से विवाह कौन करता है? वो करता है गोबर झुनिया से विवाह कर लेता है। और ये ये झुनिया है, ये पहले बाल विधवा है, ठीक है। आगे देखिए अपने गाँव का मुखिया है ये, ठीक है। अगला पात्र की बात करें, इसमें अगला पात्र आता है इसमें कौन? नोहरी जो विधवा, भोला से दूसरा विवाह, ठीक है। नोहरी है जो भोला से दूसरा विवाह करती है। अगला पात्र है इसमें हीरा कौन है? होरी का भाई है। जो होरी का भाई है। गाय को जहर देकर मारता है और वहाँ से फरार हो जाता है, गाँव को छोड़ के चला जाता है। पुनिया जो हीरा की पत्नी है, और बांस काटने को लेकर बंसोरी चौधरी से लड़ती है। शोभा होरी का
होरी का भाई। अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है और दमड़ी बंसोर कौन है? दमड़ी बंसोर बांस के सौदे में होरी से मिली भगत फिर धोखा देता है। ये दमड़ी बंसोर वही है जो बंसी चौधरी जो कि बांस काटने के लिए आता है। बाद में जो घोरी और बंसी ये दमड़ी के साथ जो समझौता होता है उससे वो क्या कहते हैं नकार जाता है। बाद में उसे धोखा दे देता है, फिर गिने चुने हुए उसे पैसे देता है ये होरी को। अब देखते हैं दरोगा। दरोगा की बात करते हैं। इसमें होरी की गाय के मरने पर देखिए होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है। ठीक है, ये दरोगा, इसका इतना याद ध्यान रखिए आप। अब देखिए, अब देखते हैं हम आगे। अब आएंगे हमारे शहरी पात्र। शहरी पात्रों की बात करें, राय साहब अमरपाल सिंह। ये राय साहब हैं, जिनका पूरा नाम है राय साहब अमरपाल सिंह। ये गांव सेमरी गांव के रहने वाले हैं, प्रांत अवध के निवासी हैं। पिछले सत्याग्रह संग्राम में कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। क्या हुआ ये देखिए, सबसे पहले क्या, पिछले सत्याग्रह संग्राम में कौंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। राष्ट्रवादी संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन और ड्रामा के शौकीन, ये देखिए ड्रामा के शौकीन हैं, राष्ट्रवादी संगीत प्रेमी हैं, ड्रामा के शौकीन हैं, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। कौन? राय साहब अमरपाल सिंह। ठीक, आगे राय साहब अमरपाल सिंह के बारे में देखते हैं। पत्नी को मरे 10 साल हो गए हैं, दूसरी शादी नहीं की है। देखिए अमरपाल सिंह हैं जो राय साहब हैं, उनकी पत्नी को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। इनके 2 बच्चे हैं, रुद्रपाल सिंह जो लड़का है, एक मीनाक्षी है जो लड़की है। ठीक है, ये पता रहना चाहिए। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन। देखिए जो राय साहब अमरपाल सिंह हैं, ये जेठ के महीने में जेठ के दशहरे पर क्या कराते हैं, ये आयोजन कराते हैं किसका? धनुष यज्ञ का। ठीक है, जेठ के दशहरे पर क्या कहते हैं अमरपाल सिंह, ये धनुष यज्ञ का आयोजन कराते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई। क्या? पिता से संपत्ति के साथ इन्होंने भक्ति भी पाई। परिवार बहुत विशाल था, सभी पैतृक रियासत पर आश्रित थे। ठीक है, आगे देखिए, मेहता, तंखा, खन्ना और ओंकारनाथ राय साहब के सहपाठी थे। कौन? मेहता साहब, तंखा और खन्ना साहब और ओंकारनाथ, ये राय साहब के सहपाठी थे। होरी, देखिए होरी से डांड वसूले जाने की खबर पाकर नोखेराम से पूरा धन मांगते हैं। नोखेराम और उनके साथी ओंकारनाथ को इसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओंकार की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया। ये ऐसा किसने? ओंकारनाथ ने। राय साहब ने ओंकारनाथ की पत्रिका रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को वहीं की वहीं दबा दिया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अगले पात्रों और पात्र हैं कुछ इसकी पात्रों में, हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। देखिए अगले पात्रों की बात करते हैं इसमें। देखिए कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कराते हैं। किससे? देखिए मीनाक्षी है, मीनाक्षी का विवाह किससे होता है? कुंवर दिग्विजय सिंह से। ठीक है, मीनाक्षी दिग्विजय सिंह के बुरे बर्ताव और ऐयास प्रवृत्ति के कारण उसे छोड़ देती है। उपन्यास के आखिरी में राजा की पदवी मिलती है। किसको? ठीक है, उपन्यास के आखिरी में राजा की पदवी मिलती है। अब देखिए आप, डॉक्टर बी मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। आपको पता रहना चाहिए जो ये मेहता साहब हैं, ये किस विषय के अध्यापक हैं? ये दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर मेहता। और देखिए धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धरकर सबको आतंकित करते हैं। किया है इन्होंने। देखो धनुष यज्ञ हो रहा है, वहाँ उस कार्यक्रम में पठान का इन्होंने क्या रूप धारण कर सबको आतंकित किया। ठीक है, इसमें इन्होंने विमेंस लीग में भाषण दिया। फ्रांस की आदमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा। ठीक है, आगे देखिए, आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध नहीं था। जो मेहता साहब हैं वो उनके यहाँ आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। घर गृहस्थी के मामलों में अनाड़ी थे। देखिए आगे आती है मिस मालती। ये इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से आई थी डॉक्टरी पढ़कर। ठीक है, नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी। किसी नवयुग की, जो नई पीढ़ी है उसकी ये साक्षात प्रतिमा थी, ये पता रहना चाहिए। कौन? मिस मालती। ये देखिए, जिक संकोच का अभाव, हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार। किसी मनोविज्ञान की अच्छी जानकार है? कौन? मालती। आमोद प्रमोद का जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओंकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीतती है। क्या? देखिए, ये राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ होता है, वहाँ पर ओंकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त इसे स्वीकार करके जीतती है मिस मालती। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। किसकी? शिकार करते समय मेहता साहब की से बातें करते हुए मालती उनकी ओर आकर्षित होती है।
आगे देखिए इसमें पिता मिस्टर कौल हैं, इसके 2 छोटी बहनें हैं, सरोज है और वर्दा है। जी ये मिस मालती की 2 बहन हैं, कौन? सरोज और वर्दा। विमेल्स विमेंस विमेंस लीग की स्थापना, ये है जो कौन? मिस मालती विमेंस लीग की स्थापना करती है और नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुनी जाती है। क्या? नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुनी जाती है मिस मालती। अगले पात्र की बात करते हैं, अगले पात्र हैं मिर्जा खुर्शीद। मिर्जा खुर्शीद की बात करते हैं, सूफी मुसलमान। कौन? सूफी मुसलमान, बड़े दिल्लगीबाज और बेफिक्रे जीव। देखिए जो मिर्जा खुर्शीद हैं ये सूफी मुसलमान हैं, बड़े दिल्लगीबाज हैं और बेफिक्रे जीव हैं। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोली है इन्होंने। ठीक है, कौंसिल के सदस्य हैं, उसके कौंसिल के सदस्य हैं, वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति हैं, शायरी और शराब के शौकीन हैं। और आगे देखिए इसमें बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में किसकी? बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं, कौन करता है? मिर्जा खुर्शीद। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शीद आमने सामने होते हैं, कौन? मेहता साहब और खुर्शीद ये आमने सामने रहते हैं। मिल में मजदूरी घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति इस संघ के मंत्री पंडित ओंकारनाथ थे। आगे देखिए वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए शक्कर मिल में क्या है? ये शक्कर मिल में आता है, शायद गोबर भी यहाँ कार्य करता है, ये आपको ध्यान देना है। क्या? मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना, जो खन्ना साहब हैं इनका पूरा नाम है मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना। ये मिस मालती के उपासकों में थे, किसके? मिस मालती के उपासकों में थे। और शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं, किस पर? मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना अर्थात खन्ना साहब पर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, कुछ और हैं गोविंदी। जो देखिए गोविंदी देवी ये मिस्टर खन्ना की पत्नी है। गोविंदी देवी कविता लिखने का शौक है गोविंदी को, और मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती थी। किसे? मालती से, क्योंकि मालती क्या है? खन्ना साहब की ओर, या खन्ना साहब मालती की ओर आकर्षित हुए, तो ऐसा होता है दाम्पत्य जीवन से जो गोविंदी है वो उनसे खतरा महसूस करती है। ठीक है, दाम्पत्य मतलब है अपने पति पत्नी के जो जोड़ा होता है उसे दाम्पत्य कहते हैं, ये पता रहना चाहिए। अरे गौड़ पात्र कौन कौन हो सकते हैं इसमें? ओंकारनाथ हैं। ओंकारनाथ हैं बिजली नामक पत्रिका के पत्र के संपादक हैं, पता रहना चाहिए। ओंकारनाथ बिजली नामक पत्र के संपादक हैं, साहित्य की सेवा का ध्येय हैं और खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं। पत्नी का नाम गोमती है, किसकी? ओंकारनाथ। अब देखिए मिस्टर श्याम बिहारी तनखा। अगले पात्र हैं कौन? राजा सूर्य प्रताप सिंह। आगे देखिए अगले पात्र है एक और चूहिया। अगली एक और पात्र है सरोज। जो सरोज कौन है? मालती की बहन है। मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंधी विचारों का विरोध करती है, कौन? सरोज। मेहता के स्त्री संबंधी विचार हैं उनका विरोध करती है सरोज, और ये मालती की बहन है सरोज, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए गोदान उपन्यास का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें जो भी आएगा सब आपके लिए एक एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते हुए आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए गोदान उपन्यास की शुरुआत होरी राम अर्थात होरी राम शब्द से होती है, जो कि होरी का नाम है। ठीक है, गोदान उपन्यास में कुल 84 पात्र हैं, जिनमें 56 तो पुरुष पात्र हैं और 28 स्त्री पात्र हैं। आर्थिक वर्ग विभाजन की दृष्टि से गोदान में अभिजात वर्ग के पात्रों की संख्या 11, मध्यम वर्ग के पात्रों की संख्या कितनी है? 33, निम्न वर्ग के पात्रों की संख्या 44। ठीक है, क्या? देखिए अभिजात वर्ग के पात्रों की संख्या तो है इसमें 11 और मध्यम वर्ग के पात्रों की संख्या है इसमें 33, निम्न वर्ग के पात्रों की संख्या है 44, ये आपको पता रहना चाहिए। कुल पात्र 84 हैं। ठीक है, 56 पात्र पुरुष हैं और 28 स्त्री पात्र हैं। आगे देखिए महाकाव्यात्मक उपन्यास गोदान में प्रेमचंद ने आदर्शवाद और यथार्थवाद का मणिकांचन समन्वय किया है, और गोदान के प्रमुख पात्रों में होरी, गोबर, मेहता, राय साहब, अमरपाल सिंह तथा पंडित दाता दीन आते हैं। ठीक है, और हमने सामान्य उनका मूल रूप से परिचय पात्रों का हमने पीछे देख लिया है, आप फर्स्ट रिवीजन में उनको भी पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं गोदान उपन्यास। गोदान के प्रमुख स्त्री पात्रों में देखें धनिया है, झुनिया है, गोविंदी है, मालती है, सलिया है, और ये हुई, और उनकी 2 पुत्री हैं होरी की। कौन कौन है? एक तो रूपा है और एक सोना है। ठीक है, और गोदान के अन्य पात्रों में भोला, शोभा, सोना, रूपा, राम सेवक, तंखा, मिर्जा खुर्शीद, ओंकारनाथ, नोखेराम, मातादीन इत्यादि, ये सभी गोदान के मुख्य के अन्य पात्रों में आते हैं। होरी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। होरी है, उसकी पत्नी अर्थात धनिया, होरी का पुत्र जो है गोबर है, होरी की 2 पुत्रियां सोना और रूपा, ये पता रहना चाहिए। होरी के 2 भाई हैं, कौन है? हीरा और शोभा। होरी के 2 भाई हैं हीरा और शोभा। गोदान होरी के में जो उसकी उम्र आई है 40 वर्ष, धनिया की आयु आई है 36 वर्ष।
ठीक है। गोदान उपन्यास का नायक कौन है? होरी है। और नायिका कौन है? धनिया है। गोदान उपन्यास का नायक होरी, क्या पूरा नाम है? होरी राम। और जाति कौन सी इसकी? कुर्मी। कुर्मी बोलते हैं महतो। देखिए आपसे पूछा जा सकता है होरी का जो पूरा नाम है क्या? होरी राम। और उसकी जाति का नाम है कुर्मी, जिसे महतो बोलते हैं। ठीक है, ये पता रहना चाहिए। जाति कौन सी है होरी की? कुर्मी। ठीक है। राय साहब अमरपाल सिंह के गांव का नाम सेमरी है और होरी के गांव का नाम है बेलारी। ये पता रहना चाहिए। होरी के गांव का नाम बेलारी है और राय अमरपाल सिंह के गांव का नाम है सेमरी। ठीक है। आगे देखिए, कथा सम्राट प्रेमचंद ने गोदान में मेहता साहब मेहता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखिए कथा सम्राट जो प्रेमचंद हैं उन्होंने गोदान में जो मेहता साहब हैं उनके माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये ध्यान रखना चाहिए। प्रेमचंद का सर्वाधिक विदेशी भाषा में प्रकाशित होने वाला उपन्यास कौन सा है? गोदान है। होरी राय साहब अमरपाल सिंह के यहाँ होने वाले धनुष युद्ध लीला में राजा जनक के माली की भूमिका निभाता है। कौन होरी है? जो राय साहब अमरपाल सिंह के यहाँ होने वाला कौन? धनुष यज्ञ। इसमें राजा जनक के माली की भूमिका निभाता है कौन? होरी। पता रहना चाहिए। राजा जनक के माली की भूमिका कौन निभाता है? होरी निभाता है धनुष यज्ञ लीला के समय। गोदान उपन्यास में मिस मालती को बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है। गोदान उपन्यास में जो मालती है उसको बाहर से तो तितली और भीतर से मधुमक्खी कहा गया है। ये आपको पता रहना चाहिए, मधुमक्खी। ठीक, किसको? मालती को। देखिए होरी है। होरी अवध प्रांत में स्थित बेलारी गांव का 5 बीघे का कृषक है। इसे पता रहना चाहिए, 5 बीघे का कृषक है। और आगे इसकी जो जमीन है आगे बिच भी जाती है, तो वहाँ आगे चल के इस पर 3 बीघा जमीन भी बचती है। कितनी? 3 बीघा जमीन भी बचती है। और इसमें देखिए आगे होरी में 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। वह उसकी शाश्वत गरीबी और परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति। होरी में 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या? उसकी शाश्वत गरीबी और परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है। राय साहब अमरपाल सिंह, पंडित नोखेराम, लाला पटेश्वरी, पंडित मातादीन और दुलारी सुहाइन, मंगरू शाह आदि ये सभी होरी और उसके परिवार का शोषण करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पैसे के अभाव में होरी के 3 लड़के बचपन में ही बिना दवा दारू के मर चुके थे। देखिए भोला होरी को गाय इस लोभ में देता है कि होरी उसका ब्याह कराएगा। कितने रुपए में देता है भोला होरी को गाय? 80 रुपए में। ये पता रहना चाहिए। भोला द्वारा होरी को दी गई गाय को होरी का भाई हीरा जहर देकर उसे मार देता है। होरी का भाई कौन है? हीरा है। वो उसे जहर देकर मार देता है और गांव से फरार हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए सम्मिलित परिवार कौन परंपरागत कृषक का आधार होता है, अतः होरी की सम्मिलित परिवार का पक्षधर है। ठीक है। होरी पुरानी पीढ़ी का एक साधारण किसान है। सामाजिक मान्यताओं, नैतिक मूल्यों और विश्वासों की दृष्टि से भी होरी पुरानी पीढ़ी का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। होरी चौधरी के हाथों बांस 20 रुपए में, होरी है चौधरी के हाथों बांस है 20 रुपए में बेचता है, किंतु चौधरी है उसे 15 रुपए ही देता है। ठीक है। होरी को विश्वास है कि आदमी अपने पूर्व जन्म के कारण धनी गरीब होता है। जो होरी का जो विश्वास है कि जो आदमी है, मनुष्य है, पूर्व जन्म के कारण ही धनी गरीबी होता है। आगे देखिए, होरी अपनी बेटी रूपा की शादी रुपए लेकर अधेड़ उम्र के राम सेवक से कर देता है। किसी की रूपा की शादी तो हो जाती है राम सेवक से और सोना की शादी हो जाती है मथुरा से। ये ध्यान रखना है। गोदान में हीरा की पत्नी का नाम है पुनिया। हीरा कौन है? ये होरी का भाई है जो कि गाय को झर देकर मार देता है, वो भाग जाता है। भोला की पत्नी नोहरी अपने पति को जूतों से मारती है। भोला की पत्नी है नोहरी, अपने पति को जूतों से मारती है। आगे देखिए, गोदान उपन्यास के अंत में होरी की मृत्यु किसान के रूप में नहीं बल्कि सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लग जाने से होती है। ठीक है। कृषक के जीवन में कृषक के नाम पर उसकी मृत्यु होरी की नहीं होती है बल्कि सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लग जाने से होती है। कृषक होरी अपने मन में एक गाय पालने की लालसा लिए मर जाता है। वस्तुतः गोदान महत्वाकांक्षा की ट्रेजेडी है। जो गोदान है महत्वाकांक्षा की ट्रेजेडी है, ऐसा हमें देखने को दिखता है। देखिए इसमें धनिया गरीबी की मार के कारण मात्र 36 वर्ष में ही वृद्धा जैसी दिखने लगती है। 36 वर्ष की अवस्था में ही गरीबी के मार से जो धनिया है कैसी वृद्धा दिखने लगती है। धनिया का बेटा गोबर जब भोला की बेटी गर्भवती झुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है तो धनिया किसी अपने घर में उसे पनाह अर्थात शरण देती है। ठीक है। झुनिया को घर में रखने के कारण धनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 30 मन अनाज और 100 रुपये जुर्माना देना होता है। किसको? जो धनिया है झुनिया को अपने घर में शरण देती है तो इसके कारण उसे पंचायत के द्वारा उसे 30 मन अनाज और 100 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। आगे देखिए, सिलिया चमारिन जिससे पंडित दाता दीन का बेटा माता दीन प्रेम करता है। सिलिया से प्रेम कौन करता है? पंडित दाता दीन का पुत्र है माता दीन, जो उसे प्रेम करता है और अंत में छोड़ देता है। उसे भी धनिया ही अपने यहाँ शरण देती है।
ये मैंने आपको पीछे भी बताया। देखते हैं भोला। भोला के द्वारा गाय के एवज में बैल ले जाने पर होरी की खेती टूट जाती है और वह धनिया समेत दाता दीन के यहाँ मजदूरी करता है और धनिया अपनी बेटी सोना की शादी में नोहरी से 200 रुपये कर्ज पर लेता है। किससे? नोहरी से किसकी बेटी अपनी सोना की शादी के लिए जो भोरी है वो 200 रुपये उधार लेता है। ठीक, किससे? नोहरी से। ठीक है, आगे देखिए। भोला द्वारा दी गई गाय को धनिया सभी को की इच्छा के विरुद्ध आंगन में बांधने का निर्णय लेती है। होरी के मरने पर धनिया 20 आने पैसा होरी के मरने पर जो धनिया है 20 आने पैसा से गोदान करती है। किससे? ये पता रहना चाहिए अंत में। 20 आने पैसे से गोदान करती है। किसका? होरी का, जब होरी की मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए। गोदान में होरी यदि किसानों की पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका बेटा गोबर उगती हुई नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। ये पता रहना चाहिए। जो गोबर है आने वाली नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है और जो गोबर का पिता है होरी वो किसानों की पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखिए। गोबर है जिसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन है भोला की पुत्री जुनिया के प्रेम जाल में फंस जाता है और अंततः उसे गर्भवती कर पैसा कमाने अथवा भय से वो लखनऊ भाग जाता है। ठीक है, शहर में जाकर गोबर के अंदर प्रगतिशील चेतना जागृत होती है। गांव के पंचों से वह अब दबता नहीं बल्कि कड़ाई से कहता है। उन पंचों पर दावा करना, ये कथन बहुत अच्छा है, याद रहना चाहिए। ये गोबर का कथन है। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने दंड के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। कितने? मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात से बाहर निकालती है। ये गोबर कहता है। कितने? 150 रुपये की बात करता है इसमें। गोबर शहर में खोमचा लगाने, महाजनी करने से लेकर मालती के यहाँ नौकरी तक करता है। गोबर के चरित्र की अंतिम परिणति सुशीलता, विनय और सहनशीलता उसके पूर्ववर्ती चरित्र का अनिवार्य विकास नहीं वरन बाहर से आरोपित लगती है। ठीक है, आगे देखिए। बिजली पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर ओमकारनाथ सिंह। आपको पता रहना चाहिए। बिजली इसमें एक पत्र निकलता है जिसके दैनिक पत्र है। इसके जो संपादक हैं डॉक्टर कौन है? पंडित ओमकारनाथ सिंह। ओमकारनाथ सिंह इस पत्र के संपादक हैं। किसके? बिजली पत्र के। आगे देखिए। मालती शिक्षित नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक आधुनिक नारी का प्रतीक है। इसमें कौन? मालती। मालती इंग्लैंड से पढ़ के आई हुई है और ये प्रतिनिधित्व करती है किसका? आधुनिक नारी के प्रतीक का। वह इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई है और लखनऊ में प्रैक्टिस करती है। ठीक है, प्रेमचंद ने मालती का परिचय देते हुए कहा। प्रेमचंद बताते हैं मालती का परिचय देते हुए कहते हैं आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली और लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ प्रदर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव। मनोदगारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया है। ऐसा प्रेमचंद कहते हैं किसके? मालती के संबंध में। ठीक है, आगे देखिए। अगला कथा आगे इसमें बिंदु है। उद्योगपति खन्ना साहब मालती के प्रति आकर्षित होते हैं। कौन? जो खन्ना साहब हैं वो मालती के प्रति आकर्षित होते हैं। वे उसके रूप की दीप शिखा पर क्या करते हैं? उसके दीप शिखा की पतंगे की भांति जलने को आतुर हैं। उसके रूप की दीप शिखा पर पतंग के भांति जलने को आतुर हैं। कौन? ये हैं आपके खन्ना साहब। मालती की ओर आकर्षित होते हैं। मालती की ओर आकर्षित कौन होता है? खन्ना साहब। ये ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब देखते हैं। मालती प्रोफेसर मेहता से प्रेम करती है। जो मालती है प्रोफेसर मेहता से प्रेम करती है। ये आपको पता रहना चाहिए। किससे? प्रोफेसर मेहता से मालती प्रेम करती है। मालती के पिता आप क्या है? ये अपाहिज हैं। उसकी 2 बेटी मतलब कि 2 बहनें हैं जिसका नाम है, मालती की बहन है सरोज और वरदा। ये 2 उसकी बहन है सरोज और वरदा। किसकी? मालती की। प्रेमचंद मालती के बारे में कहते हैं, मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है। ये ऐसी बात प्रेमचंद मालती के बारे में कहते हैं। आगे देखिए। कहते हैं प्रेमचंद ने नारी की आधुनिकता और तितलीपन को एक दूसरे का पर्याय माना है। प्रेमचंद ने नारी की आधुनिकता और तितलीपन को एक दूसरे का पर्याय माना है। गोदान में मालती के चरित्र के 3 रूप सामने आते हैं। एक तो तितली रूप, एक मानवीय रूप, एक आता है देवी रूप। ये कुल मिलाकर 3 रूप मालती को हमें गोदान में देखने को मिलते हैं। एक तो मालती का रूप, एक मानवीय रूप, एक है देवी रूप। ये 3। ठीक है, अब देखिए। जो प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर
अर्थात उससे प्रेम कर मालती का तितलीपन दूर हो जाता है और वह मधु संचित करने वाली मधुमक्खी बन जाती है। वह ग्रामीण की सेवा में पूरी तरह अपने को डुबो देती है। कौन? मालती। किसके संपर्क में आती है? प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आ जाती है और उनसे प्रेम करने लगती है। ठीक है, मालती प्रोफेसर मेहता से इस हद तक प्यार करती है कि उसके सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरा तक कह दे देती है। क्या? मालती मेहता साहब से हद तक प्रेम करती है, प्यार करती है और उसके सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरा क्या कह देती है? छिछोरा कह देती है। ठीक है, मालती पंडित ओंकारनाथ को शराब पिलाने की चुनौती को स्वीकार करती है। किसको? ओंकारनाथ को शराब पिलाने की चुनौती को स्वीकार करती है और इनाम स्वरूप 1000 रुपये की थैली मांग करती है। ठीक है, कितनी? 1000 रुपये की थैली मांग करती है इनाम स्वरूप। प्रेमचंद ने गोदान में मालती को एक प्रभावशाली नारी के रूप में चित्रित कर उसे यथार्थ से आदर्श की ओर उन्मुख किया। प्रेमचंद ने गोदान में मालती को एक प्रभावशाली नारी के रूप में चित्रित कर उसे यथार्थ से आदर्श की ओर उन्मुख किया। मालती सत्याग्रह आंदोलन में एक बार जेल भी जा चुकी थी। किसके? सत्याग्रह आंदोलन में मालती एक बार जेल भी जा चुकी थी। मेहता, मिस्टर बी मेहता, राय साहब अमरपाल सिंह के सहपाठी तथा यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के कौन है? प्राध्यापक हैं। कौन? मिस्टर मेहता हैं, जो राय साहब अमरपाल सिंह के सहपाठी हैं और यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के कौन है? अध्यापक हैं। ये पता रहना चाहिए। प्रोफेसर मेहता हैं जो मिस्टर मेहता, वो दर्शन शास्त्र के क्या हैं? अध्यापक हैं। ठीक है, आगे देखिए मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता ऊंच नीच के भेद को बड़े जोरों से मानते हैं और समाज में समता के सिद्धांतों को अप्राकृतिक मानते हैं। क्या? मिस्टर मेहता ऊंच नीच के भेद को बड़े जोरों से मानते हैं और समाज में समता के सिद्धांत को अप्राकृतिक मानते हैं। मिस्टर मेहता, अगला बिंदु है मिस्टर मेहता पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। पश्चिमी जो सभ्यता से स्त्रियां हैं उनसे जो अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल भी इत्तेफाक मतलब कोई मतलब नहीं रखते हैं। प्रेमचंद ने अपने नारी संबंध विचार मिस्टर मेहता के माध्यम से ही प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने अपने जो विचार हैं स्त्रियों से संबंधित वो किसके? मिस्टर मेहता से ही के माध्यम से ही प्रस्तुत किए हैं। मिस्टर मेहता की दृष्टि में नारी आदर्श का सजीव रूप गोविंदी है। मिस्टर मेहता की दृष्टि में नारी नारी आदर्श का स्वरूप जो सजीव रूप है वो कौन है? गोविंदी है। ठीक है, मिस्टर मेहता पति पत्नी संबंध में एकांत निष्ठा के हामी हैं। वे मानते हैं कि यदि पत्नी दाम्पत्य जीवन में बेवफाई करे तो पति को उसकी हत्या करके फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। देखिए मिस्टर मेहता क्या कहते हैं? पति पत्नी में एकांत निष्ठा के हामी हैं। वे मानते हैं कि यदि पत्नी दाम्पत्य जीवन में बेवफाई करे तो पति को उसकी हत्या करके फिर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये मिस्टर मेहता की ऐसी मानना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मिस्टर मेहता प्रेमचंद के निजी विचारों के अंतर्विरोधियों के शिकार हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए मिस्टर मेहता को प्रेमचंद ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के दार्शनिक रूप में भी प्रस्तुत किया है। मिस्टर मेहता को प्रेमचंद ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के दार्शनिक रूप में भी प्रस्तुत किया है। उपन्यास में एक जगह मिस्टर मेहता ने बताया है कि उनकी रचना को फ्रांस की अकादमी ने किसकी? याद रखना है, फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की अकादमी ने, जो फ्रांस की अकेडमी है वहाँ ने इस शताब्दी की सबसे उत्तम कृति बताते हुए बधाई दी है। किसकी? इस शताब्दी की उत्तम कृति किसकी बताया है? यह है मिस्टर मेहता की कृति को, जो कि दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं और ये फ्रांस की अकादमी से उन्हें पुरस्कृत करने की उत्तम कृति बताते हैं। आगे देखिए मिस्टर मेहता यह भी कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में एक वृहत दर्शन ग्रंथ कई सालों के परिश्रम से लिखा था, पर उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांत भी नहीं हुई। ठीक है, आगे देखिए मिस्टर मेहता की बात करें। मिस्टर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। मिस्टर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं मिस्टर मेहता। राय साहब अमरपाल सिंह अवध प्रांत के सेमरी गांव के रहने वाले एक जमींदार हैं। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव के रहने वाले हैं। राय साहब जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कौंसल के मेंबर हैं। इसके कौंसल के मेंबर हैं और सभा चतुर व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, अंग्रेजी हुक्मों एवं अफसरों के से संपर्क रखते हैं। राय साहब को अच्छी तरह पता है कि जमींदारी प्रथा अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। क्या? राय साहब को पता है जो जमींदारी प्रथा चल रही थी अब ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी, ये राय साहब बताते हैं। अब प्रेमचंद जी ने राय साहब को रंगा सियार कहा है।
क्या प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में राय साहब अमरपाल सिंह को रंगा सियार कहा है? ठीक है, राय साहब नगर एवं ग्राम्य जीवन की कथा को जोड़ने वाले सेतु का काम करते हैं। उनका संबंध नगर के मित्रों मेहता, खन्ना साहब, संपादक ओंकारनाथ कैसे बिजली पत्रिका के संपादक हैं, ये ध्यान रखना, श्याम बिहारी, पंखा, मिर्जा खुशैद, मालती आदि से है। तो होरी, दातादीन, नोखेराम आदि जैसे ग्रामीण पात्रों से भी इनका संबंध है मित्रों की तरह। आगे देखिए, आगे राय साहब बदलते हुए युग के जमींदार हैं। वे विचारों से प्रगतिशील किंतु कार्य से प्रतिक्रियावादी हैं। राय साहब युग के जमींदार हैं। वे विचारों से प्रगतिशील एवं किंतु कार्य से प्रतिक्रियावादी हैं। आगे देखिए, उपन्यास के अंत में राय साहब की पुत्री मीनाक्षी, अब ये पता रहना चाहिए राय साहब अमरपाल सिंह की पुत्री का नाम है मीनाक्षी। ठीक है, मीनाक्षी का विवाह विच्छेद हो जाता है तथा उनका पुत्र रुद्रपाल है पुत्र मालती की बहन सरोज, जो मालती की बहन है सरोज से विवाह करता है। रुद्रपाल सिंह है जो मालती की बहन का क्या नाम है, सरोज है, जो क्या है वो उससे शादी करता है। और मीनाक्षी है जो राय साहब है अमरपाल सिंह उनकी पुत्री है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, शादी के कारण पिता पुत्र में संबंध विच्छेद भी हो जाता है। यहाँ तक कि रुद्रपाल राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा कर देता है और राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो जाती है। किसकी? 10 लाख की डिग्री हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी उपन्यास में। देखिए, उपन्यास में अगर होरी राय साहब का भक्त है, उपन्यास में अगर होरी राय साहब का भक्त है तो उसी का पुत्र गोबर उसका विरोधी। साथ ही मिस्टर मेहता भी राय साहब का बहुत बड़ा आलोचक है। देखिए, साथ ही मिस्टर मेहता राय साहब का बहुत बड़ा आलोचक है और जो होरी है वो कि राय साहब का भक्त है, तो उसी और जो होरी का पुत्र गोबर है वो राय साहब का विरोधी है, ये पता रहना चाहिए। देखिए, राय साहब अमरपाल सिंह कौंसिल चुनाव जीतकर सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाकर होम मेंबर बनते हैं और अपनी राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं राय साहब की पारिवारिक आर्थिक स्थिति और मनोदशा के चित्रण द्वारा प्रेमचंद ने अंग्रेजी शासनकाल के अंतिम दिनों में जमींदारी व्यवस्था के चटखते और टूटते ढांचे का अत्यंत यथार्थ अंकन किया है। क्या? राय साहब की पारिवारिक आर्थिक स्थिति और मनोदशा के चित्रण द्वारा प्रेमचंद ने अंग्रेजी शासनकाल के अंतिम दिनों में जमींदारी व्यवस्था के चटखते और टूटते ढांचे का अत्यंत यथार्थ अंकन किया है प्रेमचंद ने। राय साहब की संतानों का विद्रोह नई पीढ़ी का विद्रोह है। राय साहब की संतान है, उनका जो विद्रोह है वो हमारी नई पीढ़ी है, उनके द्वारा हमारे द्वारा वो क्या है, विद्रोह है जो पुराने सामंती ढांचे को कमजोर बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदान यदि मैं लिखता, ये कथन है। देखिए, एक कहीं हमें कथन मिलता है, गोदान में यदि मैं लिखता, तो एक रचना है, ये किसकी है? ये जैनेन्द्र की रचना है, ये आपको याद रखना है। गोदान यदि मैं लिखता, कौन कहता है? ये जैनेन्द्र है, उनकी रचना है। आगे देखते हैं हम इसी में। देखिए, उपन्यास का एक पात्र मिर्जा खुशैद जो मस्त मौला फक्कड़ किस्म का इंसान मालती को पंडित ओंकारनाथ को शराब पिलाने के लिए यही उकसाता है। देखिए, मालती को मिर्जा खुशैद ही ओंकारनाथ को शराब पिलाने के लिए उकसाता है। मिर्जा खुशैद का परिचय देते हुए प्रेमचंद कहते हैं, क्या कहते हैं प्रेमचंद मिर्जा खुशैद के बारे में? कहते हैं कि मिर्जा के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति थे। वह वर्तमान में रहते थे, न भूत का पछतावा था न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। शौक था शायरी और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। ठीक है, ये जी हैं मिर्जा खुशैद के बारे में प्रेमचंद बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मिर्जा खुशैद के बारे में कहते हैं प्रेमचंद, आगे इसमें हमें मिलता है। मिर्जा खुशैद के चरित्र की विशेषताओं में अधिकतर प्रेमचंद के चरित्र और जीवन संबंधी दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं। एक खन्ना पूंजीवाद की प्रतिमूर्ति है। खन्ना है जो इसमें खन्ना साहब आए हैं इसमें गोदान उपन्यास में। इस पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं, खन्ना पूंजीवाद की प्रतिमूर्ति है। ठीक है, ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कहते हैं। अब देखिए, प्रेमचंद एवं गोदान के बारे में विद्वानों की राय क्या क्या है, देखते हैं। देखिए, अपने उपन्यास के उद्देश्य को प्रकट करते हुए स्वयं प्रेमचंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेमचंद का ही कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। कहते हैं, हम
हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलावे नहीं। ये हुआ क्या, प्रेमचंद का कथन उपन्यास के संबंध में। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा है। देखिए, जो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य गोदान को कहा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की से प्रकाशित पुस्तक हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। इसमें लिखा है, हिंदी उपन्यास का नया युग प्रेमचंद से शुरू होता है। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास के मौलिक क्षेत्र, स्वरूप और उद्देश्य को पहचाना ही नहीं, उसे भव्य समृद्धि प्रदान की, काफ़ी ऊंचाई तक ले गए। ठीक है, ये ऐसा हमें कहाँ मिलता है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इसमें मिलता है। अब देखिए, अगला कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं इसके संबंध में, कहते हैं गोदान के उपन्यास में डॉक्टर नगेंद्र, प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। क्या? प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है। सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। फिर से देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुंदर शिव के अनुचर होकर आते हैं, उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था। ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अगला कथन देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, प्रेमचंद पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यासों को साहित्यिक उपन्यासों का दर्जा दिया। अपनी खामियों के बावजूद गोदान भारतीय किसानों के उत्पीड़न का ही प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी वह गहरे और घने अर्थ में उजागर करते हैं। इसलिए उनका साहित्य महत्व उतना ही है जितना किसी भी अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास का हो सकता है। ये ऐसा डॉक्टर कौन कहते हैं, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें पृष्ठ संख्या 222 पे हमें ये कथन मिलता है डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। ठीक है, ये पूरा कथन है। देखिए, आप फिर से देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि प्रेमचंद पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यासों को साहित्यिक उपन्यासों का दर्जा दिया। अपनी खामियों के बावजूद गोदान भारतीय किसानों के उत्पीड़न का ही प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी वह गहरे और घने अर्थों में उजागर करता है। इसलिए उनका साहित्यिक महत्व उतना ही है जितना किसी भी अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास का हो सकता है। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें ये हमें देखने को मिलता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में। अब देखते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। जो राम स्वरूप चतुर्वेदी के जो कहते हैं, क्या कहते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये इनकी ग्रंथ का नाम है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसमें कहते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं गोदान के बारे में कह रहे हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी, गोदान में प्रेमचंद ने किस्सा गोई को व्यापक रचना दृष्टि के साथ जोड़ा है। सेवा सदन से लेकर कर्म भूमि तक किस्सा और दृष्टि में से एक या कभी कभी दोनों मुखर हैं। गोदान में पहुंचकर संतुलन पूरा हो जाता है और इसके साथ प्रेमचंद का जीवन भी। क्या कहते हैं, ये कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, गोदान में प्रेमचंद ने किस्सा गोई को व्यापक रचना दृष्टि के साथ जोड़ा है। सेवा सदन से लेकर कर्म भूमि तक किस्सा और दृष्टि में से एक या कभी कभी दोनों मुखर हैं। दोनों मतलब कि गोदान में पहुंचकर संतुलन पूरा हो जाता है और इसके साथ प्रेमचंद का जीवन भी पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें आइए राम स्वरूप चतुर्वेदी फिर आगे एक जगह और लिखते हैं, कहते हैं किफ़ायत सारी, क्या कहते हैं, किफ़ायत सारी का आदर्श जैसा प्रेमचंद के यथार्थ चित्रण में है, उससे और गहरे धरातल पर उनके भाषिक विधान में है। भाषा का सतत अपनी रचना में वे पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। यथार्थ के नियमन की तरह उनका यह गुण भी पाठक के लिए अत्यंत तोषप्रद है। क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, क्या किफ़ायत सारी का आदर्श जैसा प्रेमचंद के यथार्थ चित्रण में है, उससे और गहरे धरातल पर उनके भाषिक विधान में है। भाषा का सत्य अपनी रचना में वे पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। यथार्थ के नियमन की तरह उनका यह गुण भी पाठक के लिए अत्यंत तोषप्रद है। ठीक है,
आगे देखिए डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय आते हैं, वो कहते हैं गोदान के संबंध में, गोदान में प्रेम कहते हैं, गोदान में प्रेमचंद ने, कौन, गोपाल राय बता रहे हैं, गोदान में प्रेमचंद ने दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक प्रविधियों को उनके उत्कर्ष पर पहुंचाते हुए उन्हें नाटकीय प्रविधियों से पात्रों के स्वगतालाप अतीत का स्मरण दृश्यों की पात्रों के मनः प्रभाव के रूप में प्रस्तुत उपचेतन के छाया दृश्य संबंधित कर अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। ये हिंदी उपन्यास का इतिहास पृष्ठ संख्या 141 में है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार वहाँ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी गोदान की महाकाव्यात्मकता के बारे में कहते हैं। कौन, नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, महाकाव्योचित औदात्य सर्वतोमुखी जीवन चित्रण एवं वीर भावना का अभाव है, अतः यह अपने युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। क्या नंद दुलारी वाजपेयी कह रहे हैं, महाकाव्योचित औदात्य सर्वतोमुखी जीवन चित्रण एवं वीर भावना का अभाव है, अतः यह अपने युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। देखिए अब देखिए आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, जो आचार्य नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं गोदान के बारे में, गोदान भारतीय जीवन का समग्रता से यथार्थ चित्रण करता है, अतः महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। ये कहते हैं नलिन विलोचन शर्मा, क्या कहते हैं, गोदान भारतीय जीवन का समग्रता से यथार्थ चित्रण करता है, अतः महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फिर गोपाल राय। गोपाल राय की क्या राय है किसके, गोदान के संबंध में। देखिए, गोदान ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्भुत उपन्यास है, अतः इसे ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है। डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं, गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्भुत उपन्यास है, अतः इसे ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जा सकता है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार है। अब देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, होरी के विषय में कहते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार की अमर सृष्टि है। यह पहला अवसर है जबकि हिंदी कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया है। होरी पेशे और व्यक्ति दोनों दृष्टियों से किसान है। उसके चरित्र का चित्रण करने में प्रेमचंद ने अपनी समस्त कला उड़ेल दी है या उसमें रख दी है। ठीक है, ये हुआ रामविलास शर्मा का कथन होरी के बारे में। क्या फिर से देखिए, रामविलास शर्मा के अनुसार उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार की अमर सृष्टि है। यह पहला अवसर है जबकि हिंदी कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया है। होरी पेशे और व्यक्ति दोनों दृष्टियों से किसान है। उसके चरित्र का चित्रण करने में प्रेमचंद ने अपनी समस्त कला उड़ेल दी है। ठीक है, अब देखिए रामविलास शर्मा आगे एक जगह और कहते हैं रामविलास शर्मा, गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मेहता से होरी को, क्या देखिए फिर से देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार क्या कथन है। ये कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं गोदान के संबंध में, गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो जो व्यक्ति बनेगा वह बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता होगा। मेहता में यदि उन्होंने अपने विचार डाले हैं तो होरी में बराबर परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी डाली है। ये रामविलास शर्मा कहते हैं। एक कथन देखिए यहाँ पे, ये देखिए डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार गोदान भारतीय दाम्पत्य जीवन का शोक गीत है। कौन, डॉक्टर गोपाल राय गोदान भारतीय दाम्पत्य जीवन का शोक गीत है। ये शोक गीत कौन मानता है, डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं। ठीक है, अब एक जगह डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान ट्रेजेडी है। डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान ट्रेजेडी है। ये डॉक्टर नामवर सिंह। अब देखिए अगला कथन देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कहते हैं, यह कुंवारा अध्यापक न मिस मालती जैसी लेडी डॉक्टरों को बख्शता है और न राय साहब जैसे रईसों को। वह उन बुद्धिजीवियों में से है जो जनता से प्रेम करते हैं और उनके शोषकों से घृणा करते हैं, लेकिन जिनकी सहानुभूति और दृढ़ता ने अभी सक्रिय रूप नहीं लिया था। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं। अब एक और कथन में रामविलास शर्मा आगे कहते हैं, ये देखिए रामविलास शर्मा के ही कथन है। ये देखिए आप क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं, रामविलास शर्मा कहते हैं, राय साहब उन हिंसक पशुओं में से एक हैं जो गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही है, लेकिन मीठी बोली सुनता हुआ।
क्या कहते हैं, राय साहब के संबंध में रामविलास शर्मा कह रहे हैं, राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही है, लेकिन मीठी बोली सुनता हुआ। ठीक, आगे देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा फिर और कहते हैं, ये कहते हैं अब गोबर के बारे में, गोबर के बारे में कहते हैं रामविलास शर्मा, होरी के लड़के गोबर में प्रेमाश्रम के बलराज की सी दृढ़ता न हो, तब भी वह नए जमाने की रोशनी देख चुका है। चाहे गांव में खेती करे, चाहे शहर में मजदूरी, वह दूसरों का अन्याय बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ये कौन कहता है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, गोबर के बारे में। ठीक है, आगे देखिए एक और कथन है रामविलास शर्मा का। कहते हैं रामविलास शर्मा, ये धनिया के संबंध में कहते हैं, धनिया के बारे में, कि कहते हैं सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, जैसे पैसे 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 के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व सर्वस्व होम कर देने को तैयार है। कौन है? धनिया। ये आपको इंपॉर्टेंट है, कथन को याद रखना पड़ेगा। किसका है? रामविलास शर्मा का है, धनिया का कथन है। प्रेमचंद की अद्भुत सृष्टि मानते हुए कहते हैं, सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार। अब देखते हैं हम मालती के विषय में डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर गोपाल राय मालती के विषय में? वो कहते हैं, प्रेमचंद चाहते थे कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दें और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। मालती उनकी इस आकांक्षा को रूपायित करती है। ठीक है, मालती के संबंध में गोपाल राय की कथन है कि प्रेमचंद चाहते कि भारत की शिक्षित स्त्रियां पारिवारिक बंधन में न पड़कर पुरुषों को देश सेवा के लिए प्रेरणा दें और स्वयं भी मैदान में आकर समाज की सेवा करें। मालती उनकी इस आकांक्षा को रूपायित करती है इस उपन्यास में। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या मान्यता है गोदान के संबंध में। कहते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद अब शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और देखिए डॉक्टर गोपाल राय क्या कहते हैं फिर? गोदान किसान जीवन की ही नहीं, दाम्पत्य जीवन की भी त्रासदी है। ये देखिए त्रासदी शब्द गोपाल राय ने अपने इसमें गोदान के संबंध में कहा है। गोदान किसान जीवन की ही नहीं, दाम्पत्य जीवन की भी त्रासदी है, डॉक्टर गोपाल राय और कहते हैं आगे, गोदान को शोक गीत मानते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता दुनिया का कौन सा शोक गीत है, प्रभाव में इस शोक गीत से बढ़कर है। क्या कहते हैं? डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, शोक गीत मानते हुए, मैं नहीं जानता दुनिया का कौन सा शोक गीत प्रभाव में इस शोक गीत से बढ़कर होगा या है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर गुलाब राय, ये आगे बाबू गुलाब राय कहते हैं, गोदान के संबंध में कहते हैं बाबू गुलाब राय, गोदान में गांव के चित्र अधिकारी या आधिकारिक रूप से तथा शहर के चित्र प्रासंगिक रूप से आए हैं। गुलाब राय कहते हैं, गोदान में गांव के चित्र अधिकारी या आधिकारिक रूप से तथा शहर के चित्र प्रासंगिक रूप से आए हैं। ठीक है, अब देखिए एक है रामविलास शर्मा का कथन है, ये कहते हैं रामविलास शर्मा, होरी का चरित्र भारत के अजेय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा है। रामविलास शर्मा कहते हैं, होरी का चरित्र भारत के अजेय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा है। ये रामविलास शर्मा का कथन है। अब देखिए एक और जगह डॉक्टर नामवर सिंह अब कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, गोदान की विडंबना यह है कि जिंदगी में जो गाय नहीं मिलती, मरने पर उसी गाय को दान करने के लिए कहा जाता है। यही सबसे बड़ी बात यही है गोदान की। डॉक्टर नामवर सिंह ने कितनी स्पष्ट तरीके से बताया है कि गोदान की विडंबना यह है कि जिंदगी में जो गाय नहीं मिलती है, मरने पर उसी गाय को क्या दान करने के लिए कहा जाता है, डॉक्टर नामवर सिंह ये कहते हैं। देखिए अब आइए अगला कथन है डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। कौन? शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार क्या है? इस उपन्यास का वृहत शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदंड पर खड़ा है, उसकी प्रचुरता और विदग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग क्षेपक से लगते हैं। क्या? शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं, इस उपन्यास का वृहत शरीर जिस देहाती जीवन के मेरुदंड पर खड़ा है, उसकी प्रचुरता और विदग्धता को देखते हुए इतर प्रसंग क्षेपक से लगते हैं, डॉक्टर गुलाब राय। ये हो गए। अब डॉक्टर गोपाल राय की बात करते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन हुआ। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, डॉक्टर गोपाल राय, गोदान की प्रधान कथा नायक कौन? गोदान की प्रधान कथा नायक अर्थात उसे ले चलने वाला होरी को हटा दीजिए, गोदान का कथा संसार ताश के घर की तरह बिखर जाएगा।
गोपाल राय कितनी अच्छी बात कहते हैं, अगर गोदान में से होरी जैसे पात्र को या नायक को उसके हटा दिया जाए, गोदान का कथा संसार ताश के पत्तों की अर्थात घर की तरह बिखर जाएगा। ये ऐसा डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं, गोदान में न तो महाकाव्य के औदात्य और उत्कर्ष का समारंभ आया है और न ही गहनतम उच्छ्वास का तन्मयताकारी प्रभाव व्यक्त हुआ है। यह राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता जैसे टॉलस्टॉय का वार एंड पीस। ठीक है, नंदलाल वाजपेयी क्या कहते हैं, गोदान में न तो महाकाव्य के औदात्य और उत्कर्ष का समारंभ आया है, समारंभ समान रूप से आरंभ होना आया है, और न ही गहनतम उच्छ्वास का तन्मयताकारी प्रभाव व्यक्त हुआ है। यह राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता जैसे टॉलस्टॉय का वार एंड पीस। ठीक है, ये हुए। अब देखते हैं आचार्य नलिन विलोचन शर्मा क्या कहते हैं, गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं क्या, नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। ठीक है, आगे देखिए रामेश्वर गुरु कहते हैं प्रेमचंद गोदान में गांव और शहर को साथ साथ लेकर आज के समाज अपने समय के समाज का अखंड चित्रण देना चाहते हैं। गांव भारतीय पुरातन व्यवस्था का प्रतीक है, शहर पूंजीवादी व्यवस्था और महाजनी व्यवस्था का प्रतीक है। गोदान में इस सभ्यता की काली छाया गांव और शहर पर समान रूप से व्याप्त है। ये रामेश्वर गुरु हैं, उन्होंने बताया है ऐसा। अब देखते हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण कौल हैं, इनके अनुसार देखेंगे गोदान के बारे में। गोपाल कृष्ण कौल कहते हैं गोदान में अपने युग का प्रतिबिंब भी है और आने वाले युग का भी। उपन्यास की शैली में यह भारतीय जीवन का महाकाव्य है। कहते हैं गोपाल कृष्ण कौल कहते हैं गोदान में अपने युग का प्रतिबिंब भी है और आने वाले युग का भी। उपन्यास की शैली में यह भारतीय जीवन का महाकाव्य है। ठीक, आगे देखिए गंगा प्रसाद विमल कहते हैं प्रेमचंद की शिखर कृतियों में गोदान एक ऐसी कृति है जो उनके विचार मानों और कला मानों को नया आयाम देती है। उनकी शेष कृतियों की जो विधि है वह गोदान अर्थों में भारतीय ग्राम इकाई और नगर इकाई का महाकाव्य कहा जा सकता है। गंगा प्रसाद विमल कहते हैं प्रेमचंद की शिखर कृतियों में गोदान एक ऐसी कृति है जो उनके विचार मानों और कला मानों को नया आयाम देती है। उनकी दोष कृतियों की जो विधि है वह गोदान अर्थों में भारतीय ग्राम इकाई और नगर इकाई का महाकाव्य कहा जा सकता है। ये गंगा प्रसाद विमल का कथन है। अब देखिए डॉक्टर नामर सिंह कहते हैं प्रेमा आश्रम के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत अधिक विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशीलता तथा अंधविश्वास का पुंज दिखलाया जो भारतीय किसानों की जातीय विशेषता है। ठीक है, ये डॉक्टर नामर सिंह के अनुसार हुआ। और कहते हैं डॉक्टर नामर सिंह एक जगह और कहते हैं गोदान में यथार्थ अपनी पूरी भयावहता के साथ नंगा खड़ा है। गोदान में यथार्थ है जो अपनी पूरी भयावहता के साथ नंगा खड़ा है, ये कहते हैं डॉक्टर नामर सिंह। अब देखिए आगे देखते हैं इसके महत्वपूर्ण कथनों की बात करते हैं गोदान की। देखिए कहते हैं कौन, होरी का कथन है जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है तब अकड़ कर निभाह नहीं हो सकता। होरी कहता है जब हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है तब अकड़ कर निभाह नहीं हो सकता, होरी का कथन है। देखिए कहता है आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं क्या, अगर आप उत्तर की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूरबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक नहीं मिल सकता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक नहीं मिल सकता। ये ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं गोदान के उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन जो कि उनके पात्रों के द्वारा है। देखिए गोदान में अब होरी कहता है जब दूसरों के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पाँव को सहलाने में ही कुशल है, ये होरी कहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है खेती किसान में जो मर्जाद है वह मजदूरी में नहीं। ये होरी कहता है खेती किसान में जो मर्जाद है वह मजदूरी में नहीं। आगे होरी कहता है बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे, क्या बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे।
तरेंगे मतलब कि निकलेंगे, ये ऐसा है। आगे देखिए कहते हैं इसमें, बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी जाल रखनी ही पड़ती है। क्या? बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। आगे देखिए, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इससे इसमें संदेह नहीं। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। ये प्रेमचंद का कथन है, ठीक है। आगे देखिए, होरी कहता है क्या? जीवन का सुख दूसरों को सुख करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। ये होरी का कथन है। जीवन का सुख दूसरों को सुख करने में है, उन्हें लूटने में नहीं, होरी का कथन है। अब देखिए होरी का कथन अगला है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता पिता अपने धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? होरी कहता है पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता पिता को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, होरी कहता है। कहते हैं, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। प्रेमचंद कहते हैं, विपन्नता के इस अथाह सागर में सोहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये धनिया के लिए कह रहे हैं प्रेमचंद, के धनिया के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रेमचंद कहते हैं, क्या कहते हैं प्रेमचंद? वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपनी माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। क्या? वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। ये प्रेमचंद कहते हैं। आगे देखिए धनिया का कथन है। धनिया कहती है क्या? अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती, जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। ये धनिया कहती है होरी से, क्या कहती है? अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती, जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। ये धनिया कहती है। आगे धनिया क्या कहती है? धनिया कहती है, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा न्याय से। क्या? जेल जाने से सुराज न मिलेगा और सुराज मिलेगा न्याय से, धर्म से। ये धनिया कहती है। कहती है धनिया का कथन है आगे, पति जब मर रहा हो तो उससे कैसा बैर, ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता, वह तो अपना पति है। धनिया कहती है, पति जब मर रहा हो तो उससे कैसे बैर, ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता, वह तो अपना पति है। धनिया कहती है किससे? होरी के संबंध में। जब होरी है चारपाई खटिया पर ये वहाँ अंतिम शासन ले रहा होता है तब। अब प्रेमचंद कहते हैं क्या? प्रेमचंद कहते हैं, द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। ये प्रेमचंद कहते हैं क्या? द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं, प्रेमचंद कहते हैं। अब देखिए अगला कथन है धनिया का। जो धनिया कहती है कथन में क्या कहती है? मैं तो कहीं की न रही, मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई, ना माया मिली ना राम ही हाथ आए। धनिया कहती है क्या? मैं तो कहीं की न रही, घर से भी गई यहाँ से भी गई, ना माया मिली ना राम ही हाथ आए। ये धनिया कहती है। अगला कथन देखिए धनिया के प्रति होरी का कथन। होरी कहता है धनिया से, सेवा और त्याग की देवी, जबान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने को तैयार। ये धनिया के प्रति ये किसका कथन है? ये होरी का कथन है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए धनिया क्या कहती है? धनिया कहती है, धनिया का कथन है अगला। क्या धनिया कहती है? पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लता नहीं, ले जाओ सबको नदी में डुबा दो, सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर अच्छा है। ये धनिया कहती है, क्या कहती है? पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लता नहीं है, मतलब लत्ता अर्थात कपड़े, यानी पूस की यह ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं, ले जाओ सबको नदी में डुबा दो, सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना है फिर अच्छा है। ये धनिया कहती है। अब देखिए आगे गोबर कहता है क्या? गोबर का कथन है। गोबर कहता है, हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तब भी गुजर नहीं होता, उन्हें क्या मजे से गद्दी मसनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। ये गोबर कह रहा है किससे? अपने पिता को समझाते हुए, ठीक है। अब गोबर कहता है आगे, यह सब मन को समझाने की बातें हैं बापू, भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये गोबर कहता है। क्या कहता है गोबर? गोबर कहता है यह सब
मन को समझाने की बातें हैं बापू। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचल कर बड़ा आदमी बन जाता है। ये गोबर कहता है। अब देखिए गोबर क्या कहता है। गोबर कहता है, आगे देखिए गोबर का यही कथन है, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। गोबर है जो नई पीढ़ी का युवक है, वो होरी को समझाते हुए बताता है, अपने विचार रखता है, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। आगे अगले कथन में कहता है, जो गोबर है कहता है, जिसे पेट की रोटी मयसर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। क्या? जिसे पेट की रोटी मयसर नहीं, उसके लिए मर्जाद और इज्जत सब ढोंग है। आगे देखिए भोला। अब भोला आता है, भोला का प्रवेश हो गया है। भोला का कथन है, भोला कहता है क्या, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ, आदमी वह है जिनके पास धन है, इख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, ये भोला कहता है क्या, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत कहाँ, आदमी वह है जिनके पास धन है, इख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब देखिए मालती कहती है, मालती का कथन है, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। क्या? मालती कहती है, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। देखिए अगला कथन है मालती का। मालती कहती है, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। क्या? मालती कहती है, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। ये मालती का कथन है। देखिए, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये मिस्टर मेहता कहते हैं। क्या? मिस्टर मेहता कहते हैं, मानव जाति के संबंध में बताते हुए कहते हैं, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये मिस्टर मेहता कहती हैं। आगे देखिए मिस्टर मेहता का कथन है। मिस्टर मेहता कहते हैं, क्या कहते हैं, रूप के चौखट पर बड़े बड़े महावीर नाक रगड़ते हैं। देख लिए कितनी अच्छी बात कहते हैं मेहता। आज के समय में ये बात एकदम प्रमुख रूप में हमारे सामने देखने को मिलती है। क्या? रूप के चौखट पर बड़े बड़े महावीर नाक रगड़ते हैं। ये मिस्टर मेहता कहते हैं। देखिए, नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मिस्टर मेहता क्या कहते हैं, नए युग की देवियों की यही सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मिस्टर मेहता देखिए, मिस्टर मेहता मालती से कहते हैं, क्या कहते हैं मिस्टर मेहता मालती से, तुम प्रेम नहीं कर सकती। मिस्टर मेहता कहते हैं मालती से, तुम प्रेम नहीं कर सकती। आगे देखिए, आगे मिस्टर मेहता आदिवासी युवती के संदर्भ में मालती से कहते हैं, क्या कहते हैं मिस्टर मेहता आदिवासी युवती के संदर्भ में मालती से, कुछ बातें उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। क्या? मिस्टर मेहता कहते हैं मालती से आदिवासी युवती के संदर्भ में, कुछ बातें उसमें ऐसी हैं, किसमें? आदिवासी युवती में। कुछ बातें उसमें ऐसी हैं कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। आगे देखिए अगला कथन है। अगले कथन में मिस्टर मेहता कहते हैं, क्या? मिस्टर मेहता का कथन है, मिस्टर मेहता, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है और है शांत, संपन्न, सहिष्णु है। मिस्टर मेहता कहते हैं। ठीक है, आगे ये कथन हुआ मिस्टर मेहता का। अगला कथन देखिए, ये है मिस्टर मेहता का कथन। मिस्टर मेहता कहते हैं फिर आगे क्या, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। क्या मिस्टर मेहता कहते हैं, यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, अगर नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। मिस्टर मेहता आगे देखिए, मिस्टर मेहता कहते हैं, संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा स्त्री है। देखिए, जो भी इस संसार में जो कुछ सुंदर है वो उसकी प्रतिमा ही स्त्री है। ये आया समझ में? मिस्टर मेहता या प्रेमचंद ने अपने जो विचार हैं गोदान में मिस्टर मेहता के द्वारा ही प्रस्तुत किए हैं। तो कहते हैं मिस्टर मेहता, संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा स्त्री है। ये बात है। देखिए अगला कथन है, मिस्टर मेहता कहते हैं, मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे अपने प्रेम और त्याग से।
मिस्टर मेहता का क्या कहना है, देखिए मिस्टर मेहता अपने विचार रख रहे हैं। कह रहे हैं, मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। ठीक है मिस्टर मेहता। आगे मिस्टर मेहता का कथन है, मिस्टर मेहता कहते हैं, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मिस्टर मेहता कहते हैं क्या, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। ये ऐसा मिस्टर मेहता कहते हैं। मिस्टर मेहता आगे कहते हैं, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। क्या मिस्टर मेहता क्या कहते हैं, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है, स्त्रियों का पुरुष के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। मिस्टर मेहता देखिए, मिस्टर मेहता कहते हैं, स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। देखिए कितनी अच्छी तुलना की है मिस्टर मेहता ने कि स्त्री उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। आया समझ कि नहीं, मतलब कि जैसे प्रकाश है जो अंधेरे से कितना अच्छा दिखता है, और स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से है। ठीक है, आगे देखिए मेहता मेहता साहब कहते हैं, वोट नए युग का माया जाल है और मरीचिका है, कलंक है, धोखा है, उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। ये मिस्टर मेहता कहते हैं, वोट नए युग का माया जाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है, उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। मिस्टर मेहता अब देखिए प्रेमचंद कहते हैं आगे अपना कथन में क्या कहते हैं, प्रेमचंद बताते हैं, रोटियां डाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। देखिए कितनी छोटे से शब्द में कितनी बात बड़ी कह दी है प्रेमचंद ने, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। ये बात है कि जब रोटियां होंगी, अन्न होगा हमारे पास खाने के लिए, वो ना धर्म को देखेंगी ना अधर्म को देखेंगी, वो सीधी देखेंगी कि रोटियां होंगी तो ये हमारी रक्षा करेंगी, हमारे लिए एक रक्षा कवच का काम करेंगी, क्योंकि हमें जीवन शक्ति मिलेगी खाने से, अन्न से। तो वही प्रेमचंद कहते हैं, रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। आगे मिस्टर मेहता कहते हैं, मिस्टर मेहता क्या कहते हैं, हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। क्या मिस्टर मेहता का कहना है, मिस्टर मेहता कहते हैं, हमारा जीवन हमारा घर है, वहीं हमारी सृष्टि होती है, वहीं हमारा पालन होता है, वहीं जीवन के सारे व्यापार होते हैं। ये मिस्टर मेहता कहते हैं। अब देखिए मिस्टर मेहता का और कथन है, मिस्टर मेहता, नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। क्या मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना है, ये मिस्टर मेहता बता रहे हैं। फिर से देखिए, नारी केवल माता है और उसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। क्या मातृत्व मतलब माता का एक धर्म निभाना एक नारी के लिए सबसे ऊपर है, सबसे सर्वमुखी है, सर्वोत्तम है। तो आगे देखिए, अगले मिस्टर मेहता कहते हैं, मैं भूत की चिंता नहीं करता, मतलब कि मैं भूतकाल में जो बीत गया मैं उसकी चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, आने वाला जो भविष्य में उसकी भी परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। ये मिस्टर मेहता कहते हैं क्या, मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। ये प्रेमचंद अर्थात मेहता ही कह रहे हैं यहाँ। आगे देखिए मिस्टर मेहता फिर कहते हैं, मिस्टर मेहता क्या कहते हैं, ये मिस्टर मेहता का कथन है, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा और उसके जीवन को पिंजड़े में बंद कर देता है। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं मिस्टर मेहता, यानी मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा और उसके जीवन को पिंजड़े में बंद कर देता है, मिस्टर मेहता कहते हैं। आगे देखिए मिस्टर मेहता कहते हैं, आगे कथन है, कहते हैं, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को है। ठीक है, ये मिस्टर मेहता कहते हैं, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, उसे तोड़ने का अधिकार ना तो पुरुष के पास है ना ही स्त्री के पास है। अब देखिए आगे मिस्टर मेहता किसानों की निर्धनता दयनीय जीवन पर कहते हैं, मिस्टर मेहता का ही कथन है, कहते हैं कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है, काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो यूँ ठुकराए जाते, यूँ ना ठुकराए जाते। मिस्टर मेहता कितनी अच्छी बात कहते हैं, किसानों की निर्धनता और दयनीय जीवन पर कहते हैं मिस्टर मेहता, इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है, काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो यूँ न ठुकराए जाते। ठीक, आगे देखिए अगला कथन की बात करते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर राय साहब अमरपाल सिंह का कथन है। राय साहब अमरपाल सिंह कहते हैं, क्या तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो,
तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। ये राय साहब कहते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह का कथन है, क्या तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। महाराज, आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आदमियों के लिए है। हम तो बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। ये राय साहब अमरपाल सिंह कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला कथन है। अगले कथन की बात करें, राय साहब अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह के कथन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अमरपाल सिंह कहते हैं, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हैं। राय साहब अमरपाल सिंह कहते हैं, बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली है, मिष्टी मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए, वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। राय साहब अमरपाल सिंह। देखिए आगे राय साहब अमरपाल सिंह का ही कथन है। कहते हैं, किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। ये राय साहब अमरपाल सिंह कहते हैं, किसी को भी धर्म के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। राय साहब अमरपाल सिंह। आगे देखिए अगला कथन और है मिस्टर मेहता, और ये यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए ये कथन राय साहब अमरपाल सिंह का। आगे देखिए, पहले यहाँ पूरी बात है इसमें। मिस्टर मेहता राय साहब की पोल खोलते हुए कहते हैं, कौन मिस्टर मेहता कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, राय साहब की पोल खोलते हुए क्या कहते हैं, कि आपकी जबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी बात कही है मिस्टर मेहता ने राय साहब से। कहते हैं उनकी पोल खोलते हुए, आपकी ज़बान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो अपने हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। ये राय साहब कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला कथन था मिस्टर मेहता का राय साहब से, और ये राय साहब का कथन है, क्या बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। अब देखिए आगे अब होता प्रवेश मिर्जा खुर्शीद का। मिर्जा खुर्शीद हैं, मिर्जा खुर्शीद का कथन है। कहते हैं मिर्जा खुर्शीद, मुझे इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। मुझे इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस, हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। मिर्जा खुर्शीद हैं, मिर्जा खुर्शीद कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मुझे इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही। जरा सा काम और महीनों की बहस, हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है और कुछ नहीं। मिर्जा खुर्शीद। ठीक है, आगे देखिए मिस्टर खन्ना अपनी पत्नी गोविंदी से कहते हैं, क्या कहते हैं मिस्टर खन्ना, कहते हैं, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। एक खन्ना साहब कहते हैं कौन से, अपनी पत्नी गोविंदी से, क्या जीवन का सुख दूसरों को सुख करने में है, सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। मेरे विचार से तो पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं। खन्ना साहब कहती हैं अपनी पत्नी गोविंदी से। ठीक है, अब देखिए अगला कथन है, किसका है, अगला कथन है ये होरी का कथन है। होरी कहता है, कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। होरी कहता है, देखिए ये सत्य बात है, आज भी है। क्या कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर फिर जाने का नाम नहीं लेता। अब देखिए आगे प्रेमचंद क्या कहते हैं। प्रेमचंद का कथन है, प्रेमचंद कहते हैं, जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम तो मोह है। देख लीजिए, मोह के संबंध में कहते हैं प्रेमचंद, जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा उसी के दुख का नाम मोह है। अब देखिए अगला कथन है पंडित दातादीन। पंडित दातादीन कहते हैं, अंतिम समय में होरी को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से गोदान करने दो।
किसे? पंडित दाता दीन कह रहे हैं धनिया से, धनिया अंतिम समय में होरी को मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से गोदान करने दो। पंडित दाता दीन। अब देखिए धनिया का कथन है, धनिया कहती है, घर में ना गाय है महाराज, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, यही इनका गोदान है। यहीं धनिया पछाड़ खाकर गिर जाती है और होरी की मृत्यु हो जाती है। और देखिए आगे अगला कथन है भोला का होरी से, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। क्या? नाटन खेती बहुरियन घर। ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें एक चीज़ तो देखने को मिलती है क्या? इसमें गोदान उपन्यास में कुछ चीज़ हैं, गोदान में आए प्रसंग। ये 2024 जून के पेपर में पूछा गया है कि पहले प्रसंग कौन-सा आता है? पहले प्रसंग आता है भोला है, जो होरी है, भोला से गाय लेता है 80 रुपए में, ठीक है? अब देखिए राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ आता है, जो कि होरी है, धनुष यज्ञ में राजा जनक के माली का उसमें पाठ खेलता है, ठीक है? और दमड़ी बाँसुरी का प्रसंग आता है, जिसमें क्या है, जो दमड़ी बंसुरी है, वो बाँस काटने के लिए आता है, जो कि 20 रुपए में सौदा होता है, वो वहाँ 15 रुपए ही देता है बाद में। और फिर आता है शिकार का प्रसंग, फिर आता है सुंदरिया गाय की हत्या। सुंदरिया गाय की हत्या कौन करता है? हीरा करता है, जो कि होरी का बड़ा भाई है, वो बीच का भाई है जो करता है। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद। आज आपकी इस क्लास में, मैराथन क्लास में, हमने अपने गोदान उपन्यास को मूल रूप से इतनी सुस्पष्ट तरीकों से देख लिया है। आज से मुझे लग रहा है इस गोदान की क्लास से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपने इस क्लास को पूर्ण रूप से देख लिया तो समझ लीजिए आपका पूरा गोदान कवर हो गया। ये गोदान सबसे मैराथन क्लास है, मैराथन क्लास नहीं समझिए, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र दिया हूँ। यहाँ से आपके लिए एक भी प्रश्न परीक्षा में से नहीं छूटेगा। ये नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और इत्यादि सभी स्टेटों परीक्षाओं के लिए हिंदी से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण क्लास है गोदान पर। तो मित्रों क्लास अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और क्लास को शेयर और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए और बताइए अगला उपन्यास, अगली क्लास किस पर होगी और मुझे बताइए। और जो कुछ भी कमी लगे इसमें क्लास में मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपकी उस कमी को, मेरी अपनी कमी को, उस समस्या का मैं समाधान करने का अवश्य प्रयत्न करूँगा। तो धन्यवाद। तो मित्रों अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं और भी क्लास